हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग आप मेरी मदद करिएगा, ये क्लियर कर दीजिए कि वॉइस क्वालिटी बढ़िया आ रही कि नहीं, ये बता दीजिए आप लोग। चलिए, सही आ रही है वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम आपके स्टार्ट हो गए हैं और केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। यूपी बोर्ड के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए मैं ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर लेकर आया हूँ। सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, देखते हैं और कौन सा चैप्टर कवर हो पाता है। बहुत मतलब फास्ट तरीके से क्लास चलेगी आपकी, और कोशिश यही रहेगा कि आपका मैक्सिमम जो टॉपिक है वो कवर हो जाए और बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है, ओके, सब सही है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। एक बार फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाओ और सभी दोस्तों को शेयर कर दो। 1-2 घंटे क्लास रहेगी, तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर कवर कर पाते हैं। और ये जब तक पेपर नहीं हो रहा है, 2-3 दिन जो टाइम है, तो पर डे आपकी क्लासेस चलेगी 2-3 घंटे की। ठीक है, लंबे चौड़े से क्लास चलेगी, इसलिए फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। निखिल जी आ चुके हैं, अनुज जी, अमन जी। तो गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आपका सॉलिड स्टेट का रिवीजन करवाएंगे, समय मिलेगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करवाएंगे, सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। देखते हैं कब तक क्या पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस इतना ज़्यादा होती हैं, समय मिल नहीं पाता है। अब यही समय मिला था, तो सोचा कि थोड़ी बहुत अगर मैं मदद कर सकता हूँ आपकी, मदद करें। ठीक है ना। हाँ, इस ईयर वाले भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते भाई, इस ईयर वाले भी देख सकते हैं, व्हाई नॉट, देख सकते हैं। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाओ, फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बस आप एक रफ कॉपी लेकर के बैठ जाओ, फिर आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, तो आज की क्लास बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सोना किसी को नहीं है, पढ़ना सभी को है, क्योंकि पेपर आपका है, पेपर हमारा नहीं है। तो बच्चों देखो, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी शुरुआत में एकदम सॉलिड स्टेट, जिससे एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आने तय हैं। एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटा जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। देखो, हमारा जो यूनिवर्स होता है, ध्यान देना बेटा, जो यूनिवर्स होता है वो मेनली 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो बेटा मिलकर बना हुआ है एनर्जी, और एक बना हुआ बेटा मिलकर किससे, मैटर। हमारा जो बेटा यूनिवर्स है वो 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इसी कहानी जब स्टार्ट होती है बेटा, तो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, हमारा जो यूनिवर्स है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एनर्जी और बेटा मैटर। अब मैटर क्या होता है बेटा, मैटर 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो मिलकर के बना है ये बेटा क्या, फ्लूइड, और एक बेटा मिलकर बना हुआ है रिजिड। तो मैटर के अंदर बेटा 2 पार्ट है, फ्लूइड और रिजिड। फ्लूइड और रिजिड, फ्लूइड में बेटा आपका आता है लिक्विड और गैस, जबकि रिजिड में बेटा आपका आता है ओनली सॉलिड। क्या आता है बेटा, सॉलिड, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चीज को बच्चों याद रखिएगा। ठीक, बेटा याद रखिएगा, हमारा यूनिवर्स 2 चीजों से मिलकर बना हुआ, एनर्जी प्लस मैटर। मैटर में बेटा 2 पार्ट है, फ्लूइड और रिजिड। फ्लूइड का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी हो। रिजिड का मतलब बेटा क्या होता है कि जिसको जहां पर रख दिया जाए उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन देखने को न मिले। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का 1.1 क्वेश्चन यही है कि वाई सॉलिड कंसिडर एज रिजिड। सॉलिड को रिजिड क्यों माना जाता है, तो आप सीधे बताएंगे बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हो गया भाई आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं, सॉलिड क्या होता है। मान लो पूछ लिएगा सॉलिड क्या है, तो सॉलिड के बारे में बताना है अपने को। आओ देखते हैं, सॉलिड बताना बेटा, सॉलिड क्या होता है। तो वही बेसिक सा डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं, सॉलिड क्या होता है। जैसे सर, सॉलिड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली बात तो आप ये बता देंगे कि सॉलिड के अंदर क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरी बात क्या बता देंगे, हैव डेफिनेट
हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। इनका शेप और साइज क्या होता है सर? डेफिनिट होता है। और क्या? और सर बता देंगे इसमें नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सर इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है सर? नेग्लेजिबल होती है। इनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, हम ये बताएंगे। ओके भैया मोटिवेशनल साहब, कोशिश करेंगे बेटा, देखते कितना पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप नॉर्मली सॉलिड के बारे में बता देंगे। सॉलिड क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। और क्या होती है बेटा? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। याद रखिए ये बेसिक टर्म्स हैं समझाने के लिए, किसको? सॉलिड को। ठीक है बेटा, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे बेटा क्या है? तो स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखो बेटा, सॉलिड को बांटा गया है मेनली दो टर्म में। एक तो बेटा आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक आपका बेटा एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और बेटा क्या है? एमार्फस सॉलिड। देखो बेटा बहुत क्विक रिवीजन है, बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, आप लोग बस देखते जाइए, और चीज़ों का नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और बेटा क्या है आपका? एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमार्फस का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा बेटा। क्रिस्टलाइन को बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एमार्फस को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। ये अपीयर में सॉलिड की तरह दिखता है बट एक्चुअल में सॉलिड होता नहीं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है बेटा? स्यूडो सॉलिड रखा गया है। और बेटा इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बेटा ये एग्जाम में आने के जगह से पूछ लेता है कि किस टाइप का सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड में आता है, किस टाइप के सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। इसको बेटा बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। एमार्फस को क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है बेटा, ये आपका क्या होता है बेटा? ट्रू सॉलिड। ये आपका क्या होता है? स्यूडो सॉलिड। इसका बेटा एक और नाम है, इसको बेटा और बोलते क्या है? इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और बेटा क्या बोलते हैं इसको? सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सुपर कोल्ड लिक्विड। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक बेटा, ये तो इनके हो गए नाम। सर एक्चुअली में होते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो आइए बेटा डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, आइए इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्रिस्टलाइन में क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ रेगुलर वे। यहाँ पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है बेटा। यहाँ पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, जो इनकी व्यवस्था होती है, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होगा बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इरेगुलर वे। इनमें जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा? इरेगुलर वे में होता है। किस रूप में होता है बेटा? इरेगुलर वे में होता है। इस वजह से ये क्या होता है आपका? एमार्फस होता है। नॉर्मल आपको ये डेफिनेशन बताना पड़ेगा जब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। तो बेटा ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन, दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या चीज होता है। अब बेटा दोनों में अंतर देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो डेफिनेशन हो गया बेसिक सा। चलो अंतर देखते बेटा क्या है जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आने के चांस है इस तरीके से कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड बेटा। इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मान लो इस टाइप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आपको लिखना है, ठीक है ना। 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे लिखना ध्यान देना। अब क्या करना है बेटा? अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड, तो आप क्या करेंगे ध्यान देना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेटा एक कॉलम इधर खींच लेना, लाइन खींच लेनी है आपको। यहाँ में लाइन ले लेना बेटा, यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, ऐसे। एक तरफ लगा लेना बेटा क्रिस्टलाइन, एक तरफ लगा लेना बेटा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तरफ लगाना बेटा आपको क्या? एमार्फस
एमार्फस सॉलिड, इस तरीके से बेटा, ठीक है ना। इस तरह आपको लाइन लगा लेनी है, क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड। पहला पॉइंट बेटा यहाँ लिखना है आपको क्या, हैव फिक्स पैटर्न ऑफ पार्टिकल। बेटा ये जिससे मिलकर बना होगा उन पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। उन पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा हैव इरेगुलरिटी लिख सकते हैं, इरेगुलरिटी इन पैटर्न ऑफ पार्टिकल, इन पैटर्न ऑफ पार्टिकल। जिस पार्टिकल से मिलकर बेटे बने होंगे उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड बोला जाता है। पहली बात तो ये लिखिए बेटा। दूसरी बात क्या है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है एंड शार्प होती है, एंड शार्प मतलब बेटा क्या होता है, निश्चित। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बेटा हाई होती है और कैसी होती है, शार्प होती है। मतलब इसका क्या हुआ, निश्चित। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेल्ट होते हैं तो 100 पर ही होंगे, 101, 103, 104 पे नहीं होंगे, कोई रेंज में नहीं चलेगा कि चलिए भैया 101 से लेकर 110 के बीच में कहीं पर मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर 101 पर होगा तो 101 पर होगा, 105 पर होगा तो 105 पर मेल्ट होगा, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, शार्प होती है। जबकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, हैव रेंज ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, रेंज ऑर्डर में होते हैं, रेंज के फॉर्म, मतलब 110 से लेकर 150 के बीच में कहीं मेल्ट करेगा। तो ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है किसकी बेटा, एमार्फस सॉलिड की, ठीक है। दूसरी बात लिख दी बेटा। तीसरी बात क्या लिखेंगे, हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा हीट ऑफ फ्यूजन इनकी क्या होती है, हाई होती है। हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन, या बेटा क्या डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हो। यहाँ क्या बोल सकते हो बेटा, हैव लो हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है बेटा, लो होती है। सर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा, देखो हीट ऑफ फ्यूजन समझना तो आपको मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूँ बेटा। अगर कभी भी किसी सॉलिड को बिना टेम्परेचर चेंज किए गैस में बदल देते हो तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, सब्लिमेशन बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, सब्लिमेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी सॉलिड को अगर आपने गैस में कन्वर्ट किया विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। बेटा उसी तरीके से जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। तो हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया बेटा। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है बेटा, फिक्स होती है और हाई होती है। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन बेटा फिक्स नहीं होती है और लो होती है, ये बता सकते बेटा। चौथी पॉइंट क्या लिखेंगे आप, हैव एन आइसोट्रोपिक नेचर, एन आइसोट्रोपिक नेचर। बेटा इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, थोड़ी देर रुको बढ़िया से डिटेल में समझाता हूँ। इनके पास एनाइसोट्रॉपिक होता है बेटा, इनके पास क्या होता है, हैव आइसोट्रॉपिक नेचर, हैव आइसोट्रॉपिक नेचर। इनका बेटा नेचर कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक होता है बेटा। कैसा नेचर होता है इनका, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। इस चीज को भी दिमाग में आप लोग याद रखिएगा, ठीक बेटा। ओके तो ये चार डिफरेंस अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो अगर ये आपका क्वेश्चन मान लेते हैं कि 2 नंबर का बनता है तो आपको यहाँ से 2 नंबर जरूर देगा। एक फिगर और अच्छे से समझा दीजिए, फिगर भी बना दे रहा हूँ तो भाई फिगर भी आप लोग उसको समझा दीजिएगा, ठीक बच्चा। तो ये हो गया बेटा क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड का डिफरेंस। बाद में इसमें मेंशन कर देना एग्जांपल, जैसे बेटा यहाँ एग्जांपल मेंशन कर दो, यहाँ एग्जांपल आप मेंशन कर दो क्या बेटा, बेटा लिख दो लोहा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, NaCl, K2SO4, ETC। बेटा ये सब क्या है बेटा, ये आपके सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा। कौन सॉलिड है ये सब के सब, क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा। यहाँ एग्जांपल लिख दो क्या बेटा, यहाँ एग्जांपल लिख दो बेटा प्लास्टिक, प्लास्टिक लिख दो बेटा। और क्या लिख दो बेटा, प्लास्टिक के अलावा बेटा क्या लिख दो यहाँ पर आप, प्लास्टिक के अलावा बेटा यहाँ लिख दो ग्लास, और बेटा क्या रबर, ETC। बेटा ये सब के सब क्या होते हैं आपके, एमार्फस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा आपके, सब के सब ये एमार्फस होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सभी को, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं। आप बस चीजों को देखते चलो, समझते चलो। आपका जितना टॉपिक इस चैप्टर का है और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर आज, 2-3 चैप्टर कल, 2-3 चैप्टर परसों, इतने लगभग पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप देखते रहो क्योंकि पेपर आपका है, पेपर हमारा नहीं है। मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, तो आप अगर उस मदद की योग्य है तो उस मदद का फायदा उठाइए, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते भैया, कॉपी कर लीजिए बेटा इन सब चीज़ों को, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को कॉपी कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं स्क्रीन को इधर कर दे रहा हूँ, जिनका छूटा वो उस साइड को अपना देख लेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए बेटा, SiO2 भी होगा बेटा, हाँ SiO2 भी आएगा इसके अंदर, क्रिस्टलाइन वाले में जाएगा बेटा, ठीक है। तो एक बार इसको आप समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बेटा आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक अलग से क्वेश्चन बन के आ जाता है एग्जाम में। आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक क्या होता है, अलग से एग्जाम्पल में बन करके आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन बन करके, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए, वो भी मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते भैया, आगे देखो ध्यान से बेटा, मैं आपको भाई फिगर समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एक्चुअल मान लो मेरे पास किसी सॉलिड का एक छोटा सा क्रिस्टल है, किसी सॉलिड का एक छोटा सा बेटा क्या मेरे पास क्रिस्टल है, इस तरीके से किसी सॉलिड का एक छोटा सा क्रिस्टल है जहां पर ढेर सारे पार्टिकल को जमाया गया है। बेटा पार्टिकल को जमा करके ही सॉलिड बनाया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल को जमाया गया इस तरीके से। अब पार्टिकल को दो तरीके से जमाया जा सकता है, एक तो रेगुलर वे में और एक इरेगुलर वे में। बेटा एक रेगुलर वे में और एक इरेगुलर वे में पार्टिकल को जमाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर हम पार्टिकल को जमा रहे हैं, यहाँ पर हमने रखा बेटा ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी। बेटा एक मेरे पास अरेंजमेंट ऐसा आया सर, बेटा देखो एक अरेंजमेंट मेरे पास ऐसा आया, दूसरा अरेंजमेंट देखो बेटा क्या है, ऐसा बड़ा जरूरी नहीं है, नॉन मेटल वाले आपको क्रिस्टलाइन में भी दिखेंगे, इसलिए परेशान ना हो, ठीक है ना। देखो एक अरेंजमेंट मेरे पास बेटा देखो ऐसा दिखा, कुछ इस तरीके से, एक मैंने किसी दूसरे टाइप के सॉलिड का ब्लॉक ले लिया, वहां पर पार्टिकल अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दी बेटा। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर पार्टिकल में बेटा कैसे दिखाई दे, ध्यान देना, यहाँ पार्टिकल को रखा है कुछ इस तरीके से, ए ए ए बी, यहाँ बेटा बी, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, इस तरह के बेटा पार्टिकल को रखा गया। अब आप दोनों किसी सॉलिड का दो क्रिस्टल हैं, अब ये दूसरा टाइप का सॉलिड है और ये दूसरा टाइप सॉलिड है। अब इन दोनों के अगर आप अरेंजमेंट की बात करेंगे तो डेफिनेशन से ये पता चल रहा था कि जिसका पैटर्न फिक्स हो, जिसके पार्टिकल के अरेंजमेंट का पैटर्न फिक्स हो, वो आपका जाता है बेटा किसमें, क्रिस्टलाइन में, और जहां पर अरेंजमेंट फिक्स ना हो वो जाता है किसमें बेटा, एमार्फस में। तो थोड़ा यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, हर जगह पैटर्न क्या है बेटा, फिक्स है। आप कहीं पर भी चलोगे पार्टिकल का रिपीटेशन नहीं मिलेगा, पार्टिकल का रिपीटेशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन पर रखे गए हैं, अपने फिक्स पोजीशन में पार्टिकल को रखा गया है बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, मतलब पार्टिकुलर पोजीशन फिक्स है, एक बाद बी, एक बाद बी, फिर बी, फिर ए, इस तरह का आपको पता चलेगा अगला कौन हो सकता है, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन यहां देखो ए के बाद ए रखा था, फिर ए, फिर बी आ गया, फिर पता नहीं अगला कौन आएगा, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर पता नहीं कौन आएगा। मतलब यहां पर पैटर्न फिक्स नहीं है, यहां पर कोई पार्टिकल कुछ भी टाइप में चल रहा है, तो पैटर्न यहाँ फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ का पैटर्न फिक्स है। हमें पता है कि बगल में बी रखा है, बी के बगल में ए रखा है, ए के बगल में बी रखा है, ये हमें पैटर्न फिक्स है। तो बेटा जिसका पैटर्न फिक्स होता है वो किस में जाता है बेटा, वो जाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाता है बेटा, वो किस में जाता है बेटा, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाता है। और जिसका पैटर्न फिक्स नहीं होता है बेटा, वो आपका किस में जाता है बेटा, एमार्फस में जाता है, एमार्फस सॉलिड में जाता है। एग्जाम में आएगा बेटा तो इस तरह फिगर बना करके जरूर कंपेयर कर देना, इस तरह फिगर बना करके जरूर कंपेयर कर देना अगर बेटा एग्जाम में आता है तो, ठीक है ना बच्चा। आगे देखो, अब हमने बोला था कि भैया दो प्रकार की प्रॉपर्टियां होती हैं, जैसे इसके अंदर प्रॉपर्टी की बात की थी बेटा हमने कि इसके अंदर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कौन सी बेटा, इसके अंदर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी एन आइसोट्रोपिक नेचर, एन आइसोट्रोपिक नेचर। और बेटा इसके अंदर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कौन सा, आइसोट्रोपिक नेचर देखने को मिलेगा, आइसोट्रोपिक नेचर देखने को मिलेगा। ये हमने आपसे बोला था बेटा, इसके अंदर क्या मिलेगा, एन आइसोट्रोपिक, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आइसोट्रोपिक नेचर देखने को मिलेगा। तो और देख लेते हैं ये क्या होता है बेटा। एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है अगर आप किसी क्रिस्टल के लैटिस में, किसी क्रिस्टल के अरेंजमेंट में अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। कौन सा नेचर बेटा उसके अंदर, एन आइसोट्रोपिक नेचर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ बेटा, अगर आप इनके अरेंजमेंट में चलने का
डायरेक्शन चेंज करते हो तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अगर चेंज हो जाती है, इसका मतलब उस टाइप ऑफ सॉलिड के अंदर कौन सा नेचर देखने को मिल रहा है, एनाइसोट्रॉपिक। अगर डायरेक्शन चेंज करने पर फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा नेचर देखने को मिल रहा है बेटा, आइसोट्रॉपिक नेचर देखने को मिलेगा। कौन सा नेचर देखने को मिलेगा बेटा, उसमें आइसोट्रॉपिक नेचर देखने को मिलेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बेटा यहाँ देखो, मान लो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मान लेते बेटा हमने ये डायरेक्शन पकड़ा, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो डायरेक्शन बेटा आया D1 और यहाँ से प्रॉपर्टी मान लो आई P1। मान लेते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, ए बी, तो हम ए और बी दोनों का एवरेज निकाल करके तब मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक डायरेक्शन है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है। चलो बेटा हमने दूसरा डायरेक्शन मान लिया, बेटा दूसरा डायरेक्शन हमने ये लिया, हम ऐसे आ रहे हैं। बेटा देखो दूसरे डायरेक्शन में जब आपने आया तो आपने पाया प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मान लो P2 आई, डायरेक्शन सेकंड में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा P2 आई। अब ध्यान से देखो, आप इधर गए तो ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, दो पार्टिकल का मतलब सीक्वेंस मिल रहा था, लेकिन बेटा इस डायरेक्शन में मात्र सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल मिला है। इसका मतलब अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी अब सिर्फ एक पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो डायरेक्शन चेंज करते ही उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आया कि नहीं, अब सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड करेगी। आपने एक और डायरेक्शन ले लिया, चलो एक और डायरेक्शन ले लेते हैं, ये डायरेक्शन लिया D3, यहां से प्रॉपर्टी आई P3, तो इसमें देखो अब B के ही पार्टिकल मिल रहे बस। तो देखो इस डायरेक्शन में दोनों के मिल रहे थे, इसमें सिर्फ A के, इसमें सिर्फ B के मिले, मतलब डायरेक्शन चेंज करने पर पार्टिकल का नेचर बदल गया। पार्टिकल का नेचर बदल गया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी सर, चेंज हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर कौन सा नेचर देखने को मिलता है बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक नेचर देखने को मिलता है। याद रखिए बेटा इसके अंदर कौन सा नेचर देखने को मिल रहा है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं फिक्स है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं फिक्स है, इधर भी चलोगे इधर भी चलोगे, कहीं पर भी चलोगे उसी टाइप के पार्टिकल का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कैसा, डिसऑर्डर अरेंजमेंट। कैसा बेटा, डिसऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम फिक्स नहीं कर पाएंगे और बोलेंगे सर हर डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है सर, चाहे D1 में P1 पकड़ लीजिए, D2 में P2 पकड़ लीजिए सर, हम तो यही बोलेंगे P1 किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा। इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कोई खास असर नहीं पड़ रहा है डायरेक्शन चेंज करने पर। इसका मतलब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है डायरेक्शन चेंज करने पर। इस वजह से इसके अंदर कौन सा नेचर बेटा, आइसोट्रॉपिक। आइसो मतलब क्या होता है बेटा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज करने पर अगर नहीं चेंज होती तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, आइसोट्रॉपिक। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज हो रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, एनाइसोट्रॉपिक नेचर। याद रहेगा सभी को। तो इस तरीके से आप एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंपैरिजन और इनसे बनने वाले क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। ठीक, ओके बच्चों, ओके चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते बेटा, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, देख लेते हैं। इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा आप लोग। देखो जैसे एनसीईआरटी ने बोला था, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में भी आता है कि वाई ग्लास कंसीडर एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, क्यों ग्लास को एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, क्यों बोला जाता है भाई? तो उसका रीजन बेटा ये है, उसका रीजन आप ये लिखेंगे क्योंकि बिकॉज ग्लास हैव लिक्विड प्रॉपर्टी, उसके अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं उसको हम लोग लिक्विड सिर्फ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, अति शीतित द्रव, हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं इसको, अति शीतित द्रव। इसको बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव। क्यों बोला जाता है? उसका रीजन ये है बेटा, देखो लिक्विड का जो मेन जो नेचर होता है बेटा, लिक्विड का नेचर होता है, इनके जो भी पार्टिकल होते हैं बेटा, लिक्विड के जो भी पार्टिकल होते हैं हमेशा बेटा टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हमेशा बेटा टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हमेशा इनके पार्टिकल टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो आप देखो बेटा, जो विंडो ग्लास लगा होता है, जो विंडो ग्लास लगा होता है उसमें भी यही सेम टेंडेंसी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत स्लो होता है। 1-2-4 सालों बाद आपको देखने को यही मिलता है कि जो हमारा विंडो लगा होता है उसके ऊपर का पोर्शन पतला हो जाता है और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है बेटा, मोटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से पार्टिकल धीरे धीरे कहाँ आ रहे थे, यहाँ से पार्टिकल धीरे धीरे बेटा नीचे आ रहे थे, टॉप टू बॉटम चल रहे थे। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती बेटा, लिक्विड की होती, इसलिए इसको क्या माना गया, सुपर कूल्ड लिक्विड माना गया है। क्या माना गया बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड माना गया है। ठीक है बेटा, इसको क्या माना गया बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए माना गया है। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है तो, कि सर इसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे होती है सर, इनके पार्टिकल भी टॉप टू बॉटम चलते हैं और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है सर, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हुआ भैया? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते बेटा,
आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बेटा क्या कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बेटा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आओ उस पर डिस्कस करते हैं बेटा। बस आप लोग लगे रहो, देखते रहो, समझते रहो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक दो तीन चैप्टर तो आज निकाल ही दे, ठीक है ना। देखते कहाँ तक लड़ सकते हैं हम लोग ना, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा हेडिंग है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेटा क्या वर्गीकरण बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस, हिंदी में क्या बेटा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ठीक है। हाँ बेटा 11th क्लास की यूपी बोर्ड की क्लासेस चलती है हमारे यहाँ, ऑफलाइन क्लास बेटा। देखो नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग उसका जवाब दे लेंगे बेटा, ठीक है। क्लासेस चलती हैं, बहुत ढेर सारी क्लासेस चल रही हैं, आप किसी में आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा, ध्यान देना बेटा। इसमें देखो बांटा गया है इनको बेटा। पहला जो कैटेगरी यहाँ मिलेगा आपको बेटा मेटेलिक सॉलिड मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा बेटा, मेटेलिक सॉलिड मिलेगा, मेटेलिक सॉलिड बेटा याद रखना, मेटेलिक सॉलिड। दूसरा बेटा आपको मिलेगा आयनिक सॉलिड। क्या मिलेगा बेटा इसमें, आयनिक सॉलिड मिलेगा। तीसरा बेटा आपको यहाँ से मिलेगा क्या, कोवेलेंट सॉलिड मिलेगा, कोवेलेंट सॉलिड बेटा। कोवेलेंट सॉलिड को और क्या बोलते हैं याद रखिए बेटा, कोवेलेंट सॉलिड को बेटा नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्क सॉलिड या फिर जॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। और बेटा चौथा आपका है बेटा क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा तीन क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा बेटा। एक तो मिलेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और एक बेटा आपको मिलेगा क्या, एक बेटा आपको मिलेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और एक बेटा आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है बेटा। यहां पर मिलेगा एक क्या बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और एक बेटा आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। याद रखना बेटा इन सब चीजों को, याद रखिएगा इन सब चीजों को आप लोग ध्यान से, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेटा बांटा गया है मेटेलिक, आयनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमारे सराउंडिंग बेटा जितने भी टाइप के सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई होते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई बेटा होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेटा क्लासिफिकेशन। आओ बारी बारी से सबको समझते हैं। इनमें लगने वाला फोर्स क्या है, किसकी डेंसिटी हाई होती है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये सब अपने को यहाँ पर मेंशन करना है। देखिए बच्चों आ जाओ देखते हैं। चलो स्टार्ट करते बेटा। पहला मेटेलिक सॉलिड बेटा, क्या स्टार्ट करते बेटा, मेटेलिक सॉलिड। और बात करते बेटा किसकी, मेटेलिक सॉलिड की। बेटा ध्यान देना मेटेलिक सॉलिड में क्या बातें हैं खास, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं क्या चीजें हैं इसके अंदर। बेटा पहली बात ध्यान देना कि हमारे यहाँ जब भी पार्टिकल की बात की जाएगी तो कोई भी सॉलिड किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये पार्टिकल को हमने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। भैया जिससे सॉलिड मिलकर बना होता है उसको हमने नाम क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या हो सकता है, या तो बेटा एटम हो सकता है बोले तो ए, या तो बेटा मॉलिक्यूल हो सकता है बोले तो एम, या तो बेटा आयंस हो सकता है। तीन में से बेटा कुछ भी हो सकता है बोले तो AMI। AMI हमारा क्या होगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, एटम, मॉलिक्यूल या फिर बेटा क्या आयंस। इन तीनों में से कोई एक चीज हो सकता है। तो बेटा यहाँ मेटेलिक सॉलिड की देखते हैं बेटा। मेटेलिक सॉलिड का कांस्टेंट पार्टिकल क्या होता है बेटा, मेटेलिक सॉलिड का बेटा कांस्टेंट पार्टिकल मेटल्स होते हैं। ध्यान रखिए बेटा इसका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है बेटा, मेटल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मेटल होते हैं। बेटा इनका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है बेटा, मेटल होता है। इनके बीच में बेटा लगने वाला फोर्स कौन सा बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होता है बेटा। इनके बीच में लगने वाला बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होता है। फोर्सेज क्या है बेटा, अगर इसके बीच के फोर्स देखा जाए बेटा तो ये फोर्स होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा। कैसा फोर्स होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। याद रखिएगा बेटा इनके बीच के पार्टिकल में लगने वाला फोर्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अभी आप ध्यान रखोगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सर दो आयंस के में काम करता है ना सर, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ तो सर प्लस माइनस कैसे आएगा बेटा, ध्यान देना। जैसे बेटा मैं बात करता हूँ सोडियम मेटल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर बेटा, सोडियम मेटल का। बेटा टाइम नंबर कितना होता है बेटा, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक बेटा ये देखो ध्यान से 3s1। बेटा इस आउटर सेल को बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोलते हैं बेटा वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। और इसमें बेटा पाए जाने इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, सर इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नाम दूं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बात। सर मेटल के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को बेटा और क्या नाम दे सकते हैं बेटा, इसको बेटा नाम दे सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे सकते हैं बेटा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल मतलब क्या होता है सर, फ्री, आवारा, किसी के बस में नहीं है,
एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उन्हें क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या फिर सर क्या बोलेंगे बेटा? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा। या फिर बेटा इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा? इसी को बोल सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं बेटा? इसी को कोर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। याद रखिए बेटा, इसको और क्या बोल सकते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों। तो सर अब ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक्चुअल में होता क्या बेटा? अगर कभी मेटल का आप लोग कभी क्रिस्टल देखोगे, कभी आप मेटल का क्रिस्टल देखोगे, वहां होता क्या है? वहां पर होता क्या बेटा? मेटल अपनी पोजीशन पे, मेटल अपनी पोजीशन में इस फॉर्म में रहता है, मेटल अपनी पोजीशन पे इस फॉर्म में रहता है। और बेटा ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसी मेटल का चक्कर काटते रहते हैं। इसी मेटल क्या करते हैं बेटा? चक्कर काटते रहते हैं। बट ये इससे फिक्स नहीं हो पाते बेटा। अगर फिक्स हो पाएंगे तो आप जानते हो ना, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और अगर फिक्स हो गए तो फिर तो ये बैड कंडक्टर हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं बेटा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। बट ध्यान ये भी देना है कि इस तरीके से घूमते रहते हैं, तो इस माइनस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस बात को दिमाग में रखना। सर ये माइनस कहां से आया बेटा? अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे ना, वहां लिखा ना कि मेटल आयन के चारों तरफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र पाया जाता है। कुछ इसी तरीके से होता है। जानते हो कैसे आता है बेटा? एक्चुअल में होता क्या है, जो भी मेटल का क्रिस्टल होता है, मेटल के क्रिस्टल में जो मेटल होता है कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, कुछ इस तरीके से बेटा अरेंज होता है। तो ये प्लस और ये क्या होता है? माइनस बेटा। प्लस वाले को बेटा नाम दिया गया है कर्नल, कर्नल बोला जाता है बेटा, और इसको बोला जाता है बेटा कोर। तो कर्नल और कोर के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इसलिए मेटालिक सॉलिड क्या होता है बेटा? हार्ड होते हैं। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई मेटालिक सॉलिड्स आर सो हार्ड एंड वाई मेटालिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका रीजन आप लिख सकते हो बेटा, क्योंकि सर उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ड्यू टू वाई द मेल्टिंग पॉइंट और हैव हार्डनेस नेचर। ये आप बोल सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा इनका हो गया क्या? टाइप। एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहो तो बेटा लिख लो, सोडियम मेटल का सॉलिड हो गया, गोल्ड का हो गया बेटा, सिल्वर का हो गया बेटा, कॉपर का हो गया बेटा, है ना बेटा, आयरन का हो गया बेटा। ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? मेटेलिक सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये मेटेलिक सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा? क्या होती है बेटा? इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। याद रखिएगा क्यों होते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, बाउंड नहीं हो गए हैं। फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट बाउंड नहीं बेटा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ लेते बेटा। अब बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड की। किसकी बात कर लेते बेटा? आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड। सर आयनिक सॉलिड क्या होता है बेटा? ध्यान देना, आयनिक सॉलिड बेटा क्या होता है? आयनिक सॉलिड बेटा वो होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं बेटा। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? आयंस होते हैं। जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा क्या होते हैं? आयंस। सर आयंस, आयंस हाँ बेटा। आयंस बेटा दो टाइप के होते हैं ना, जानते हो आप लोग। कैटायन होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और बेटा क्या होता है? एनायन होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब हमारा आयंस दो टाइप का होता है, प्लस और माइनस होता है। तो इसके कांस्टेंट पार्टिकल बेटा क्या होंगे? प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे, प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे एट अल्टरनेट पोजीशन। एट अल्टरनेट पोजीशन द कैटायन एंड आयंस आर अरेंज इन अल्टरनेट पोजीशन इन आयनिक सॉलिड। बेटा मतलब क्या बेटा? मतलब ये एक प्लस होगा तो फिर एक माइनस होगा, फिर एक प्लस होगा, फिर एक माइनस होगा, फिर एक प्लस होगा, फिर एक माइनस होगा। इस तरीके से इनके पार्टिकल क्या होंगे बेटा? आपस में अरेंज होंगे। और इनके बीच में लगने वाला जो बेटा फोर्स होता है ना बेटा, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, जो इनको बांध के रखा होता है बेटा परमानेंट तरीके से, ये बेटा फोर्स होता है वही जो आपने अभी पढ़ा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। याद रखिए बेटा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। याद रखिए बेटा, ये शब्द बार बार आ रहे हैं सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या बेटा? कुलाम साहब ने बेटा एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बारे में कहानी बताई थी। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स की बात की जा रही है कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वो किस तरीके से डिफाइन किया गया था बेटा? उन्होंने माना था अगर एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना भैया? R है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा। कैसा? F इज द प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर का होगा। दोनों को बेटा कंबाइन किया गया तो क्या मिला था? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो कैपिटल K आ गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू रख दी गई क्या बेटा? 9.0 10 to power 9
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा इतना ही फोर्स लगता है क्या इनके बीच के पार्टिकल में, इनके पार्टिकल के बीच में बेटा इतना ही फोर्स काम करता है, याद रखिएगा बेटा, इनके बीच के पार्टिकल में बेटा इतना ही फोर्स काम करता है। यही बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि केटायन और एनायन के बीच में काम करता है इन आयनिक सॉलिड। अब बेटा ध्यान देना, जो क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन होता है कि जो आयनिक सॉलिड होता है वो सॉलिड फॉर्म में जब पाया जाता है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर, मेटेलिक सॉलिड क्या था बेटा, गुड कंडक्टर था सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाउंड नहीं थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम कर रहे थे बट वो बाउंड नहीं थे, वो वहां पर रिवॉल्व कर रहे थे। बट बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयंस क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर आयंस बाउंड हो चुके हैं, यहाँ पर आयंस बंध चुके हैं, यहाँ पे कोई अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखिए, कई तो क्वेश्चन बने हुए हैं आपकी किताब में, कई तो क्वेश्चन बेटा बने हुए हैं आपकी किताब में, तो ध्यान रखिएगा। जो आयनिक सॉलिड होता है बेटा वो क्या होता है, आयनिक सॉलिड क्या होता है बेटा, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। कब बेटा, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कब बेटा, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है। बट बेटा, बट रुक जाओ, बट बेटा इन एक्वस, जब उसको पानी मिला दिया गया, इन एक्वस और इन मोल्टन, और इन मोल्टन स्टेट बेटा, पिघले हुए अवस्था में, और इन मोल्टन स्टेट दे कैरी इलेक्ट्रिसिटी बेटा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, मतलब तब ये गुड कंडक्टर होते हैं बेटा। एक्वस और मोल्टन स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा बेटा। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा, जैसे आप आयनिक सॉलिड को पानी के अंदर डालोगे बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत तेजी से आयंस में टूट जाते हैं। आयंस में टूट गए तो बेटा वहां पर क्या हो गया, अब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल हो गया तो करंट को कैरी क्या करेगा बेटा, करेगा ना। तो याद रखिए बेटा, ये मोल्टन और एक्वस फॉर्म में करंट को कैरी करते हैं बट सॉलिड फॉर्म में करंट को कैरी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते सर, उसका हमें रीजन पता है सर। सॉलिड स्टेट में इनके इलेक्ट्रॉन बाउंड हो चुके हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट को कैरी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिख लो बेटा इसका। बेटा मोटिव्स का मतलब बेटा समझाएंगे, जब हम आएंगे ना लेटेस्ट पॉइंट में तो वहां समझा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो, तो जब ये कैरी नहीं करेंगे बेटा तो कुछ एग्जांपल बताइए सर इसका। बेटा इसका एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, K2SO4, ETC। बेटा ये सब के सब क्या बेटा, आयनिक सॉलिड है। क्या बेटा, सबके सब ये आयनिक सॉलिड हैं। ठीक, तो आयनिक सॉलिड बेटा आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ लेते बेटा, आगे बात करते बेटा किसके बारे में, कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बेटा बात करने चल रहे हैं। किसके बारे में बेटा बात करने चल रहे हैं, कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। आ जाओ बात कर लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। कोवेलेंट सॉलिड बेटा, कोवेलेंट सॉलिड बेटा, बेटा कोवेलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं बेटा, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं बेटा। जो इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे एक प्रकार के नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल होते हैं। और क्या होता है बेटा, दे हेल्ड टुगेदर बाई, दे हेल्ड टुगेदर बाई, और बेटा वो आपस में बने होंगे हेल्ड टुगेदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं बेटा, बंधे होते हैं। इनके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग रेंज में क्या होते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। जी विकास जी बताइए, विकास जी बोल रहे हैं हेलो सर, बताइए विकास जी क्या बताना है आपको। बेटा एक चीज बता देना, अगर वॉइस की थोड़ी मतलब कम ज्यादा होनी हो जाए बता देना बेटा, क्योंकि हम बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको बदल लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। चलो बेटा वो कोवेलेंट सॉलिड की बात कर रहे थे। इसके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल होते हैं, और इनके बीच में लगने वाला बेटा जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और बेटा ध्यान देना, इनके जो पार्टिकल होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो लॉन्ग रेंज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लॉन्ग रेंज में क्या होते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। याद रखिए बेटा, इनके जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो लॉन्ग रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं। अब बेटा आप जानते हो ना, दूर तक फैलने का मतलब क्या, नेटवर्क बना कर रखते हैं बेटा। क्या बना कर रखते हैं बेटा, एक नेटवर्क बना कर रखते हैं। नेटवर्क बना कर रखने की वजह से इस प्रकार के सॉलिड को बेटा क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं बेटा। और बहुत दूर तक फैले होते हैं और बहुत ढेर सारे उनके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, तो बेटा ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। इस वजह से बेटा इनका नाम क्या रखा हुआ है, बेटा इनका नाम रखा गया जाइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम रखा बेटा, जाइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा जाइंट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, तो बेटा ये क्या होते हैं, जाइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। याद रखिएगा बेटा, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बेटा, क्या एग्जांपल मैं इसमें दे रहा हूं बेटा आपको, इसमें एग्जांपल बेटा आप लिखो डायमंड। बेटा डायमंड इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, ग्रेफाइट,
बेटा ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और बेटा आपका सिलिकॉन कार्बाइड, बेटा सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हो ना बेटा, ETC कर लो। ये एग्जाम्पल है बेटा किसके, कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल है बेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोवेलेंट सॉलिड होते बेटा, जो कोवेलेंट सॉलिड होते बेटा, क्या ये क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं बेटा, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। और क्या बेटा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, बहुत हाई होती है, वेरी हाई, बहुत हाई होती है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। और क्या, और बेटा ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी नेचर होती है वो बेटा कैसी होती है, बैड कंडक्टर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर की तरह होते हैं। किसको छोड़कर बेटा, ग्रेफाइट को छोड़ करके बेटा। ग्रेफाइट आपको बेटा क्या गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। क्यों काम करता है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है एग्जाम में कि डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस करिए, डायमंड गुड कंडक्टर नहीं है जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, ऐसा क्यों। तो उसका रीजन आओ जान लेते हैं बेटा क्या है, आओ जान लेते हैं थोड़ा सा। हर प्रकार के क्वेश्चन बेटा हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है ना। बस पढ़ते रहो आप लोग, बस लगे रहो, बस पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो। सोना मना बेटा, सोइएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप सो जाओगे फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं भी बंद करके फिर सोऊंगा आराम से, सुबह उठूंगा फिर ऑफलाइन क्लास लूंगा, छोड़ो हटाओ, ठीक है ना। चलो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बात कर लेता हूँ छोटा सा बेटा। देखो डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर ले रहा हूँ बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। देखो पहली बात, दोनों क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन क्या बेटा, एलोट्रॉप्स है, कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। बट यहाँ दो की बात कर रहा हूँ, डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ। तो बेटा डायमंड बैड कंडक्टर है, तो पहली बात क्या है, हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बैड कंडक्टर है ये। हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अच्छा। और क्या, मेनली जो डायमंड होता है वो 3D लेयर में होता है बेटा, ये क्या होता है 2D लेयर में होता है। और क्या बेटा, जो डायमंड का कार्बन होता है उसकी एवरेज बेटा sp3 होती है, और यहाँ पर जो कार्बन होता है इसका एवरेज बेटा कितना होता है, sp2 होता है। तो ड्यू टू दिस फॉलोइंग रीजन ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर की तरह काम करता है, गुड कंडक्टर की तरह काम करता है बेटा। और जबकि ये हमारा क्या होता है बेटा, बैड कंडक्टर की तरह काम करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। सत्यम जी, हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया बच्चा, एकदम मजे में है, एकदम बढ़िया है। बोर्ड वालों का पेपर है, 2-3 दिन बाद इनका एग्जाम है, तो थोड़ा समय मिला तो सोचे थोड़ा इन लोगों को पढ़ा दिया जाए, ठीक है। आप तो भूतपूर्व स्टूडेंट रहे हमारे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए सत्यम जी देखते हैं यहाँ बेटा। तो डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस आप लोग कर लीजिएगा एग्जाम में आता है तो, ठीक है ना, अच्छे से समझा दीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं बेटा, आगे बढ़ते बेटा बात करते किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते बेटा। किसकी बात करने चल रहे बेटा आप लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करने चल रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की अब बातचीत करेंगे बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है बेटा, जिसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, जिनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल होते हैं। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाई बेटा ये आपस में बंधे होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में बेटा लगने वाला जो फोर्स होता है कैसा होता है बेटा, वीक होता है। कैसा होता है बेटा, वीक होता है। जैसे वंडरवॉल फोर्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं बेटा, वीक फोर्स होते हैं, जो कि इनके बीच में काम करता है, जो कि इनके बीच में काम करता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्या बोला बेटा मैंने, इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल वो क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल होते हैं, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है बेटा, इनके बीच का लगने वाला फोर्स वीक फोर्स होता है। सर क्लास कब तक चलेगी बेटा, जब तक आप पढ़ोगे तब तक चलेगी। रात को 2 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक चलेगी, कौन सा दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमको तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मन लगा के पढ़ते रहो, आप मन लगा के पढ़ते रहो बस, ठीक है बच्चा। चलो आगे देख लेते बच्चों, आगे देख लेते भैया। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा क्या होता है, जिसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वीक होता है। याद रखना बेटा, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन आ सकता है कि सॉलिड को क्लासिफाई करिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। आओ देखते बेटा, इनके बेसिस बेटा क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 तरीके से बांटा गया बेटा, इनको 3 तरीके बांट दिया गया है। कौन कौन सा बेटा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और बेटा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक बेटा। तो देखो पोलर में क्या होता है बेटा, पोलर में ये होता है कि जो
आपके मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड काम करेगा बेटा। कौन सा बॉन्ड काम करेगा बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड काम करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा किस तरह की बात कर रहा हूं बेटा। जैसे बात की बेटा HCl का, तो बेटा जानते हो अगर HCl एक सॉलिड है, HCl अगर हमने एक सॉलिड लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक सॉलिड लिया है, तो इस तरह HCl के ढेर सारे पार्टिकल अरेंज होंगे बेटा। ऐसे HCl बगल में फिर से HCl रखा होगा, फिर से बगल में ऐसे HCl रखा होगा। इस तरीके से HCl आपस में जुड़ करके एक पूरा HCl का सॉलिड बनाए होंगे। तो बेटा देखो ध्यान देना, HCl कैसा एक बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है सर? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश करता है, ड्यू टू वाई इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और उसके जस्ट पड़ोसी वाले के पास बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव। बट बॉन्ड नहीं टूटता है, बॉन्ड टूटता नहीं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो बेटा यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल माइनस, सेम इसी तरह यहाँ बेटा पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस। तो बेटा ये एक प्रकार का ये डाइपोल क्रिएट हो गया बेटा। क्या क्रिएट हो गया बेटा? यहाँ पर एक प्रकार का डाइपोल क्रिएट हो गया बेटा। अब डाइपोल और डाइपोल के बीच के लगने वाला फोर्स तो समझिएगा बेटा क्या? तो इनके बीच का बेटा लगने वाला फोर्स क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा। इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा, याद रखिएगा। इनके बीच का लगने वाला फोर्स कैसा बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है। याद रखिए बेटा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है बेटा? पोलर कोवेलेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? पोलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि एक प्रकार से समझो कमजोरों में मजबूत फोर्स में गिना जाता है। ठीक है, अच्छा। एग्जाम्पल बेटा HCl हो गया, एग्जाम्पल बेटा HBr हो गया, एग्जाम्पल बेटा HI हो गया। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के होते हैं। ठीक है, वाइस का देख लीजिए बेटा, क्या लोचा कुछ? वाइस सही है ना बेटा? बताना भैया अगर वाइस में दिक्कत होगी तो। मैं भी ओपन कर ले रहा हूँ वाइस, थोड़ा देख लो कैसा आ रहा है। सही है बेटा, वाइस एकदम सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सही चल रहा है, बताना फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, अभी तो चलेगा, हमको लग रहा है 10-15 मिनट तो चलेगा ही। तो बेटा देखो, पोलर का ये एग्जांपल हो गया, पोलर में लगने वाला फोर्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ में आ गया। अब बात करें बेटा नॉन पोलर की। किसकी बात करें बेटा? नॉन पोलर की बेटा। तो देखो बेटा, नॉन पोलर में क्या होता है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं। बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखिए इस चीज को। पहली बात तो इनके कांस्टेंट पार्टिकल कैसे होते हैं बेटा? इनके कांस्टेंट पार्टिकल नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी वीक टाइप ऑफ फोर्स। बेटा व्हाट? बेटा ये आपका होता है डिस्पर्जन फोर्स। बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे बेटा क्या हो गया, H2 की बात कर ले बेटा, H2 की बात कर ले बेटा, I2 की बात कर रहा हूँ बेटा, Br2 की बात कर ले रहा हूँ बेटा, Cl2 की बात कर ले रहा हूँ बेटा, N2 की बात कर ले रहा हूँ बेटा, और मैं बात कर ले रहा हूँ किसकी? और बेटा मैं बात कर ले रहा हूँ आर्गन। बेटा आर्गन भी क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आर्गन को गिना जाता है। परेशान मत होना, इस चीज को याद रखिएगा। तो बेटा जैसे मान लो H2 की बात कर रहा हूँ, तो बेटा H2 का एक मॉलिक्यूल, H2 का ये दूसरा मॉलिक्यूल, H2 का ये तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे जैसे अरेंज होंगे अपना। तो बेटा इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ना, बहुत ही वीक फोर्स होगा, बहुत, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है ना, तो न्यूट्रल बॉडी में बहुत ही कम वीक फोर्स काम करता है। तो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या रखा गया बेटा? डिस्पर्जन फोर्स रखा गया बेटा, डिस्पर्जन फोर्स बेटा रखा गया है। इसी को कई बार लंदन फोर्स भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है बेटा? इसको लंदन फोर्स भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका नॉन पोलर भी हो गया, उसका एग्जांपल भी हो गया। याद रखिए, एग्जांपल देख लेना, फोर्स देख लेना, और मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है ये देख लेना, बस इतना याद रखना, दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होगा सर। कैमरा थोड़ा पीछे कर लीजिए सर, पोलर साइड का हिस्सा कट जा रहा है। देख लेना बेटा, इधर उधर कर ले रहे हैं, बताना जो भी दिक्कत हो बताना, सारी सुविधाएं मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ज्यादा लिखेंगे नहीं, परेशान मत होना, ठीक है। कॉपी करो बेटा, थोड़ा हम पानी भी लेते हैं, इसको कॉपी करो, तुरंत तुरंत कॉपी करो, मैं जस्ट पानी पीकर तुरंत आ रहा हूँ।
चलो बच्चों, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा भैया। अब बेटा बचा हुआ कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बचा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा आपका बचा हुआ है। और बेटा हम लोग इस पर अब हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा अब हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं, ठीक है। चलो आज भैया बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ये सब चीज़ें हटा दे रहे बेटा, ये सब चीज़ें आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताया गया बेटा आपको ध्यान क्या रखना है कि किस प्रकार का कांस्टेंट पार्टिकल है, उनका नेचर कैसा है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बस। और कुछ एग्जांपल याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा टॉपिक क्लियर रहेगा। आ जाओ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते बेटा। देखना इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, पहली बात तो बेटा वो क्या होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे बेटा। आर्गन मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही आएगा, इस चीज को याद रखना, भटकना मत, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनका नेचर कैसा होगा बेटा, उनके बीच में लगने वाला बॉन्ड कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और बेटा क्या खास बात है, एंड हेल्ड टुगेदर बाई, और बेटा बंधे किससे होंगे, हेल्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये किससे बंधे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होंगे। एंड हेल्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, किससे बंधे होंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। देखो होगा क्या बेटा, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बेटा। बट याद रखिएगा आप लोग क्या, कि जो आपका बेटा NH3 होता है, अमोनिया होता है बेटा, इसको रखा गया है, NCERT किताब पढ़ेंगे बेटा, ध्यान दीजिए उसमें लिखा हुआ है इसके बारे में, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंसीडर किया गया है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंसीडर किया, याद रखिएगा इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर में मत करके चले आना बेटा, ठीक है ना। इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना बस, ठीक है ना। इसको किस में रखा गया बेटा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में रखा गया है। बाकी जैसे बेटा आपका आइस हो गया, आइस बेटा जैसे H2O, तो बेटा H2O क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है बेटा। हाइड्रोजन फ्लोराइड बेटा, ये आपका क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है सर। तो इस प्रकार से बेटा आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बेटा बात करने चल रहे हैं। अब बात करें बेटा हम लोग यूनिट सेल की, क्रिस्टल लैटिस की, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक कवर कर लिया होगा आप लोगों ने टॉपिक। चलो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रुकना नहीं भैया, सोना नहीं भैया, थकना नहीं भैया, बस पढ़ते रहना। पेपर आप ही को देना है हमको तो नहीं देना भाई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है स्पेस लैटिस। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या बेटा, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर फायर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है। बेटा वो आया ना, बालक बता रहा था, प्लाज्मा बता रहा था ना। चलो बेटा यहाँ देखो, स्पेस लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस बेटा ध्यान देना, रेगुलर 3D अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, regular 3D arrangement of point in a space known as space lattice, ठीक है बेटा। अगर कभी भी पॉइंट को स्पेस में 3D फॉर्म में रेगुलर अरेंज कर दिया जाए तो जो भी उससे बनकर आता है लैटिस, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस बोलते हैं। एंड the point of space lattice known as lattice point, बेटा उसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो ये भी बड़ी समस्या की बात है कि बच्चों को समझ में नहीं आता लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो बेटा लैटिस पॉइंट समझने से पहले आप उसको स्पेस लैटिस समझो। स्पेस का मतलब क्या बेटा, हवा में ना 3 डायमेंशनल के एक्स वाई जेड, तो आगे की तरफ होगा ना, तो स्पेस हो गया बेटा वो। तो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस नोन एज स्पेस लैटिस, एंड द पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस नोन एज लैटिस पॉइंट बेटा।
उसको क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कैसे सर, आइए बताते हैं। देखिए मेरे पास किस सॉलिड कोई अरेंजमेंट था, वहां पे कांस्टेंट पार्टिकल बेटा ऐसे रखे गए हैं, इस तरह कांस्टेंट पार्टिकल को रख दिया गया, रेगुलर फॉर्म में इस तरीके से रख दिया गया है बेटा, इस फॉर्म में इस तरीके से बेटा उनको रख दिया गया, रेगुलर फॉर्म में इस तरीके से बेटा रख दिया गया है। तो बेटा ये जो पार्टिकल रखे जा रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट दिखाए जा रहे हैं बेटा, ये क्या क्रिएट कर रहे बेटा, ये क्रिएट कर रहे हैं स्पेस लैटिस। बेटा इनके मदद से क्या बनकर तैयार हो बेटा, इनकी मदद से बनकर तैयार हो गया स्पेस लैटिस। बेटा ये पूरा जो बना हुआ बेटा आपका क्या बना हुआ है, पूरा ये स्पेस लैटिस बनकर तैयार हुआ बेटा। बेटा ये जो पॉइंट आपने रखना बेटा, इसको बोलते क्या है, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको, लैटिस पॉइंट। अब एग्जाम में ये आ जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा। तो याद रखना बेटा, लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है, इसका महत्व ये है बेटा कि जो लैटिस पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा एक स्फीयर माना गया है, तो जहां जहां बेटा ये पॉइंट, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर है बेटा। जहां हमने इस पॉइंट को रखा है जिसको आप लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं, वो क्या बेटा आपका सेंटर ऑफ स्फीयर है बेटा। क्या है बेटा आपका, वो सेंटर ऑफ स्फीयर। एक तरीके से लैटिस पॉइंट क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ स्फीयर है ना बेटा, सेंटर ऑफ स्फीयर है। जहां जहां ये पॉइंट रखेंगे वहां पर एक बड़ा सा स्फीयर रखा गया है, एक बड़ा सा कांस्टेंट पार्टिकल रखा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया बेटा लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस क्या होता है, क्लियर हो गया बेटा। तो आगे बढ़ लेते हैं बेटा हम लोग, अब बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। बेटा किसकी बात करते हैं बेटा, क्रिस्टल लैटिस की, ठीक है ना। आओ बात कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस की। बेटा बात करते हैं अब हम लोग क्रिस्टल लैटिस। बेटा हमारा हेडिंग क्या है, क्रिस्टल लैटिस। बेटा हमारी हेडिंग क्या है बेटा, क्रिस्टल लैटिस। सर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, व्हेन पॉइंट ऑफ स्पेस, व्हेन पॉइंट ऑफ स्पेस, व्हेन पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, व्हेन पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड, आर रिप्लेस्ड, आर रिप्लेस्ड फ्रॉम, बेटा ये समझो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और बेटा क्या, आयंस। ध्यान देना बेटा, व्हेन पॉइंट स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड फ्रॉम एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, आयंस नोन एज बेटा क्या, नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो बेटा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये तरीके से आपका 3 डेफिनेशन मिला ना बेटा, स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट और क्रिस्टल लैटिस। तो तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, तो इस चीज को भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अब हम इसको अब बाई फिगर आपको थोड़ा दिखा भी दे रहे हैं कैसा होता है, थोड़ा सा बना कर दिखा दे रहे हैं, बढ़िया से दिखा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस आपको, ठीक है ना। मान लो बेटा पार्टिकल इस तरीके से अरेंज हुए हैं, ये रखे हुए पार्टिकल, पार्टिकल तो बेटा इस तरह रखे हुए हैं इस तरीके से। मान लेते बेटा यहाँ पर कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से बेटा रखे गए हैं, इस तरीके से बेटा रखे गए हैं, जैसे इसके नीचे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बेटा हमने पार्टिकल को रख दिया, इसके जस्ट नीचे बेटा ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके बेटा ऐसे बेटा पार्टिकल रखा हुआ, ठीक है ना। अब हुआ क्या बेटा, इनको अरेंज किया गया इस तरीके बेटा, थोड़ा सा बेटा पीछे कर लेते हैं। बेटा इस तरीके अरेंज हुए हैं, ऐसे। तो बेटा ये देखो बन के क्या है आपके सामने बेटा, बेटा ये आपके सामने बन के आ चुका है क्रिस्टल लैटिस। इस तरह बेटा अरेंजमेंट होता है, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में। तो क्या बनाते हैं बेटा, ये बेटा बनाते हैं आपका क्रिस्टल लैटिस। ये बेटा आपका क्या है, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ठीक बेटा। जहां पर इन कॉर्नर पे आपको क्या दिख सकता है बेटा, यहाँ पर हो सकता है एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर बेटा क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो ये बेटा बनकर तैयार हुआ आपका क्या, क्रिस्टल लैटिस। ये होता है बेटा क्रिस्टल लैटिस, ध्यान रखिए बेटा, दिस इज योर क्रिस्टल लैटिस, दिस इज योर क्रिस्टल लैटिस। नहीं बेटा स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस से आप नहीं बोलिएगा, मैंने आपको डिफरेंस करके बताया ना बेटा, कि जब वहां पर हमने उसके पार्टिकल को रिमूव करके वहां पर इनको रख दिया, अब ये स्पेशल चीजें आ गई ना, इनको रख दिया,
अब ये मेंशन करना जरूरी था और कुछ नहीं बात है। अंतर तो देखोगे भैया तो सब एक ही जैसा है, बस थोड़े थोड़े शब्दों का हेर फेर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बेटा ये आपका क्या बन गया, ऐसे ही ढेर सारे अरेंजमेंट को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, क्रिस्टल लैटिस बनाया जाता है। अब छोटी सी बात और बेटा करनी है, क्या, यूनिट सेल के बारे में। बेटा किसके बारे में बातचीत करनी है बेटा, यूनिट सेल के बारे में बातचीत करनी है। आओ बात कर लेते हैं यूनिट सेल के बारे में। बेटा हेडिंग हमारा रहेगा यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल, बेटा हिंदी में इसको बेटा एकक कोष्ठिका बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, एकक कोष्ठिका। अगर हिंदी माध्यम कोई बच्चा देख रहा हो तो वो भी देख लेगा बेटा, इसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा यूनिट सेल होता क्या है, ध्यान देना। यूनिट सेल अगर कोई डेफिनेशन पूछता है क्या होता है तो बताइएगा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी या इन एनी क्रिस्टल लैटिस which generate whole lattice, जो पूरी लैटिस को जनरेट करता हो, known as यूनिट सेल। बेटा ध्यान रखना इस चीज का, डेफिनेशन अगर आता है तो अच्छे से लिखिएगा। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल लैटिस विच जनरेट होल लैटिस नोन एज यूनिट सेल। बेटा किसी क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा पोर्शन जिसको बार बार रिपीट करके क्या बना दिया गया हो, क्रिस्टल लैटिस बना दिया गया हो, उसको बच्चों क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा, उसको यूनिट सेल। तो आपको दिख रहा होगा फिगर बेटा क्या, कि सर ये एक पोर्शन पूरा रिपीट किया गया है बार बार, जिससे बनकर क्या आते हो, क्रिस्टल लैटिस। इसका मतलब सर हमारा जो ये बनेगा सर, ये जो फिगर बन के आएगा, सॉरी बेटा, ये जो फिगर बन के आएगा आपका, ये जो फिगर बन के आएगा आपका, ये बेटा फिर आपका क्या बेटा, ये आपका है यूनिट सेल। नाउ दिस इज योर यूनिट सेल, क्योंकि इसी को बार बार रिपीट करके क्या बनाया गया है, क्रिस्टल लैटिस बनाया गया है। क्या बनाया गया बेटा, क्रिस्टल लैटिस बनाया गया है। याद रहेगा बेटा, क्या याद रहेगा। अब देखो बड़ी बात क्या है कि ये जो यूनिट सेल है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या करता है बेटा, यूनिट सेल रिफ्लेक्सेस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस की सारी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्स करता है। और होता क्या है इसमें ध्यान रखना कि यूनिट सेल का जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम सेम होता है पूरे क्रिस्टल लैटिस के लिए। मतलब कोई भी इसमें से आप पार्ट उठा लो, सारे यूनिट सेल एक ही जैसे होंगे, वो सेम एनवायरनमेंट में होंगे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या बना, एक ये आपका बनकर तैयार हुआ यूनिट सेल, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जिसको बार बार रिपीट करके आपने ये बनाया है, उसी का नाम क्या होता है बेटा, यूनिट सेल। अब बेटा होता है क्या, यूनिट सेल के पैरामीटर पूछ लिए जाते हैं कि यूनिट सेल में कितने पैरामीटर होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो बेटा ध्यान देना, यूनिट सेल में जो पैरामीटर होते हैं वो आपके होते हैं 6। कितने होते बेटा, 6 होते हैं। बेटा ध्यान रखिए कैसे, बेटा देखो 6 कैसे होते हैं। बेटा देखो 3 होते हैं एक्सियल लेंथ, 3 क्या होते हैं बेटा, एक्सियल लेंथ होते हैं। ध्यान रखिए बेटा 3 क्या होते हैं, एक्सियल लेंथ होते हैं। कैसे सर, तो बेटा ये मान लेते हैं अगर ये x है, ये y है और ये क्या बेटा z है, तो मान ले बेटा ये a है, ये b है और ये क्या बेटा c है। तो बेटा a b c, बेटा ये 3 क्या आ गया, इसका एक्सियल लेंथ आ गया बेटा, एक्सियल लेंथ आ गया। तो 3 तो बेटा देखो पैमाना यहाँ से मिल गया। और बेटा क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है, ये अल्फा, ये बीटा और ये बेटा क्या हो गया आपका गामा। तो बेटा 3 क्या हो गया आपका, 3 आपका अल्फा बीटा गामा, ये बेटा क्या हो गया आपका एक्सियल एंगल हो गया बेटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं। एक रिफ्लेक्स का मतलब बेटा दिखाता है, एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, यह मतलब है। तो बेटा ध्यान देना, इसके अंदर कितने होते हैं बेटा पैरामीटर, तो बेटा इसके अंदर पैरामीटर होते हैं 6, 3 एक्सियल लेंथ और 3 एक्सियल एंगल, ठीक है बच्चा। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान से कॉपी कर लीजिएगा, इस चीज को भी ध्यान से कॉपी कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है भैया। आगे बढ़ ले, आगे बढ़ लेते हैं सर। अब बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आ जाओ पढ़ लेते बेटा। हेडिंग बेटा हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेटा हमारा अगला हेडिंग है। तो बेटा देखो यूनिट सेल क्या होता है, मेनली 2 तरीके का होता है बेटा। कितने तरीके होता है बेटा, 2 तरीके का। एक तो बेटा आपका होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट
सेल बेटा, जिसको बेटा एससीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एससीसी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी। बेटा इसको और क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते बेटा, याद रखिएगा इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं बेटा। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका सेंटर्ड, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बेटा, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? तीन तरीके का आपको मिलेंगे बेटा। एक तो मिलेगा बेटा एफसीसी, एक मिलेगा बेटा आपको बीसीसी, एक बेटा आपको मिलेगा ईसीसी। क्या मिलेगा बेटा आपको? ईसीसी बेटा। एक मिलेगा एफसीसी, एक मिलेगा बीसीसी और एक क्या मिलेगा बेटा आपको? ईसीसी मिलेगा बेटा। एफसीसी का मतलब क्या होता है बेटा? एफसीसी का मतलब होता है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, याद रखिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बेटा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बेटा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह आप देख सकते हो बेटा, यूनिट सेल दो तरीके होता है बेसिकली, बट अगर हम देखें तो कुल मिलाकर चार तरीके हैं, एक ये और तीन ये, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी बेटा, चार टाइप का क्या होता है? यूनिट सेल होता है। क्या डिफरेंसेस होता है इनमें, ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग फटाफट। अब इनके डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग, परेशान बिल्कुल मत होना भैया, इसके अब डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। ये बार वाइस बता देना बेटा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बता देना बेटा, वाइस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ये क्लियर कर देना सभी लोग। ठीक है बच्चा लोग, सोना नहीं भैया, सो मत जाना यार, सोना नहीं है, ठीक है ना। सोना नहीं, मेरे को बड़ी भूख लग रही है कोई बात नहीं, सोना नहीं, ठीक है ना। खा लेंगे फिर देखेंगे रात में क्या मिलता है, लेकिन सोइएगा नहीं कोई भी, याद रखिएगा, सोना नहीं है। पेपर आपको देना है, मुझे पेपर नहीं देना है। मैं धमकी दे रहा हूँ तो धमकी सुनते रहो, ठीक है बेटा, लेकिन सोना नहीं, ठीक है। कोशिश करते भैया कम से कम ये चैप्टर तो खत्म ही हो जाए। सोच के तो बहुत ढेर सारे चैप्टर आए, देखिए 2-3 चैप्टर खत्म कर देंगे, बट ये पता चलता है भाई लंबी क्लास चली तो कम से कम 5-6 घंटे चले तब जाकर 1-2 क्वेश्चन चैप्टर खत्म होंगे। ठीक है सर, आगे देखते हैं। बच्चों लोग नेट ना खत्म हो जाए, समस्या ये, मेरे पास तो नेट बहुत ढेर सारा है, नेट खत्म हो चले आओ सब लोग यहीं नीचे वाईफाई दे रहा हूँ, सब बैठ के यहीं पढ़ो आराम से, ठीक है ना। चलो आओ देख लेते हैं, आओ देखे आगे। चलिए सही है, वॉइस क्लियर आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इन लोगों को समझ लेते हैं, ये लोग होते क्या, ध्यान देना, इनका डेफिनेशन समझ लेते हैं और बारी बारी से इनका डिस्कस कर लेते हैं इनको, ठीक है ना। आ जाओ, चलो बेटा बात कर लेते हैं एससीसी के बारे में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बेटा इनको प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं? प्रिमिटिव मतलब होता है बेटा बहुत पुराना, होता है ना, पुराने ख्याल के हो तुम, बहुत प्रिमिटिव हो यार, प्रिमिटिव मतलब कहते हैं बहुत पुराना, ओल्ड। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि जितने भी यूनिट सेल आपको क्रिएट करके दिखाए जाएंगे अभी, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इसी सेल के थ्रू बन रहे हैं, इसी सेल के थ्रू बन रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ड्यू टू वाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। हिंदी वाले बेटा अगर बेटा जाने उसमें लिखा होगा आद्य एकक कोष्ठिका, बेटा हिंदी में यूनिट सेल इसको क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका। तो ये भी देखते रहना, मैं हिंदी बता दे चलो, ठीक है ना। चलो ठीक है, ध्यान देना बेटा। होता क्या है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, उसे बेटा क्या बोलते हैं? एससीसी बोलते हैं। उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? एससीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे एससीसी बोलते हैं। When constituent particle present only at corner of unit cell is known as what? बेटा is known as simple cubic unit cell। सर क्या सर बोल रहे हैं सर? भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो पहले देखना थोड़ा सा ना, देखना, भागना मत, ठीक है ना, भागना मत, बता रहा हूँ मैं। ये देखो ये आपका एक यूनिट सेल है मान लो। अब यूनिट सेल में अगर कांस्टेंट पार्टिकल बेटा कहाँ रखे गए हैं? सिर्फ ये देखो कॉर्नर बेटा, कितने कॉर्नर होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर होते हैं बेटा। कितने कॉर्नर बेटा? 8 कॉर्नर होते हैं, एक क्यूब में 8 कॉर्नर। तो सर इस तरीके से कांस्टेंट पार्टिकल अगर सिर्फ कॉर्नर पे रखे गए, बाकी और किसी भी जगह पर नहीं रखे गए हैं, तो सर ये हमारा होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है सर यही हमारा, ठीक है ना बच्चों? यस सर बोलो भाई।
तो ये बेटा आपका क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं बेटा, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। सिंपल हो गया बेटा। अब इसी के थ्रू मैं आपको बाकी सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है ना। इसी के थ्रू मैं आपको बाकी और टाइप का यूनिट सेल समझाऊंगा। ढेर सारा यूनिट सेल यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ढेर सारा यूनिट सेल बना ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ढेर सारा यूनिट सेल बना ले रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से। आ जाओ समझाते हैं। अब बेटा सेंटर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है बेटा जहां पर कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी होंगे, सेंटर में भी होंगे बेटा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस एक क्यूब के अंदर जो आपके सामने बना है, इसमें कुल कितने पॉसिबल सेंटर हो सकते हैं बेटा? याद रखना बेटा, कुल 7 पॉसिबल सेंटर हो सकते हैं। 6 फेस के सेंटर होते हैं और एक बॉडी का सेंटर होता है बेटा। 6 फेस का बेटा, जैसे ये कमरा है ना एक प्रकार का, मान लो क्यूब है, तो एक पूरे कमरे के एकदम बीच का स्पेस में एक जगह हो गया, एक तो वो सेंटर हो गया, और बाकी बेटा 6 फेस पे सेंटर बन सकता है। तो कुल 7 सेंटर पॉसिबल है बेटा। तो इन्हीं 7 पर हम अलग अलग तरीके से पार्टिकल को रखेंगे और नए नए प्रकार के यूनिट सेल को जनरेट करेंगे। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डेफिनेशन तो बेटा आपको मिल चुका होगा। अनिता दिवा, हाँ बेटा तुम्हारा साइंस एग्जाम हो चुका है, जानते हैं हाई स्कूल की मेरी बालिका बहुत अच्छी है पढ़ने में, इसका एग्जाम हो चुका है, साइंस एग्जाम बहुत अच्छा गया, गुड। बेटा अब आगे हम लोग तैयारी करनी है अपना, कल आपको शायद सोशल साइंस का पेपर है, उसकी तैयारी कर लो। उसके बाद हम लोग 11th का जम का तैयारी करेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक लेवल से, है ना। पेपर बहुत सिंपल था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पेपर सिंपल था। थोड़ा भैया लोग को भी देख लो, इन लोग का पेपर देख लेते क्या आता है, भगवान करे इनका पेपर सिंपल ही है, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखते हैं, ये वाला अगर मान लेते हैं बेटा, अगर हम इसको मान लेते हैं क्या, एफसीसी। बेटा एफसीसी का मतलब हो गया कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल को रखा गया है हर फेस के सेंटर में, हर फेस के सेंटर में पार्टिकल को रखा गया, कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर में भी पार्टिकल को जगह दिया गया है। तो उससे बनकर तैयार होता है बेटा क्या, आपका एफसीसी। मतलब सर क्या है, मतलब बेटा यहाँ रखा गया होगा, यहाँ रखा गया होगा, यहाँ रखा गया होगा, यहाँ 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 यहाँ, ये तो सर कॉर्नर हो गया। हाँ बेटा कॉर्नर उसका फेस पर, यहाँ रखा गया होगा, यहाँ रखा गया होगा, यहाँ रखा गया होगा, यहाँ 4, एक बेटा सामने की तरफ 5, एक बेटा पीछे की तरफ 6, तो इस तरह बेटा रखे गए होंगे 6 फेस सेंटर पे और बाकी कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे। तो बेटा आपका क्या बनकर तैयार हो गया, एफसीसी। क्या तैयार हो बेटा आपका बनकर के, एफसीसी बनकर के तैयार हुआ है। तो ये आपका एफसीसी होता है बेटा, जहाँ पे कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर में पार्टिकल को रखा जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, एफसीसी। अब बेटा इधर देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूं बेटा क्या, बीसीसी, तो बेटा बीसीसी में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पूरे बॉडी के सेंटर में रखा गया है, कॉर्नर पे रखा गया इस तरीके से, और पूरे बॉडी के सेंटर बेटा ये बनेगा, पूरे बॉडी के सेंटर बेटा एक तो यहाँ रखा गया है, पूरे बॉडी के एकदम बीचों बीच में क्यूब एक बड़ा सा, उसमें हमने बॉल जाकर डाल दिया बीचों बीच, बीचों बीच बॉल, किसी से टच नहीं, एकदम बीचों बीच रखा हुआ है। तो बेटा ये आपका क्या बनेगा, बीसीसी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ये आपका बीसीसी बनेगा। ओके बच्चा, क्या बनेगा ये आपका, बीसीसी बनेगा, याद रखिए बेटा ये आपका बीसीसी बनेगा, ओके। अब बेटा बात कर रहे हैं किसकी, ईसीसी की। बेटा ईसीसी क्या होता है बेटा, देखो ईसीसी आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ी सी बातचीत की गई, बस थोड़ी सी बातचीत, तो मैं बातचीत कर ले रहा हूँ, ईसीसी आपके सिलेबस में नहीं, परेशान मत होना। इसमें बेटा क्या होगा, कॉर्नर में तो बेटा देखो सब में रहेगा, कॉर्नर में तो सब में रहेगा, उसके अलावा बेटा क्या होगा, 2 अपोजिट फेस सेंटर पे, 2 अपोजिट फेस सेंटर पे, अगर आप इसको यहाँ रख रहे हो एक पार्टिकल को, तो इसके जस्ट नीचे वाले पर रखा गया होगा, इसलिए बेटा इसका नाम एंड रखा गया, एंड वाले पर, एंड ऊपर में तो नीचे वाले में रखा गया होगा। ये आपका बेटा क्या होता है, ईसीसी होता है। ईसीसी, बीसीसी, एफसीसी, एससीसी बेटा तीनों आपके सामने हैं, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। आपके सामने तीनों बेटा बने हुए हैं, आपके सामने बेटा हर टाइप का यूनिट सेल बनकर रखा हुआ है, एक बार इसको देख लो, समझ लो, ठीक है ना। कोई समस्या हो तो बता दो, ठीक। तब से मैं इसका सेल बदल ले रहा हूँ, आप लोग इसको देख लो एक बार, 2-4 मिनट का रिलैक्स है, परेशान मत होना।
चलो बच्चों, बैटरी को बदल दिया गया है। आ जाओ आगे बातचीत करते बच्चों। आ जाओ फटाफट सब लोग तैयार हो जाओ। अब कुछ आगे की बातचीत करते हैं। इसके आगे क्या है बेटा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आगे बातचीत कर ले बेटा। चलो बेटा, अगली हमारी बातचीत है। आपका एक छोटा सा वो था, पेन ले ले और पेन ले ले बेटा। अगली बातचीत करने चल रहे हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल से। किसकी बात करने चल रहे हैं बेटा? एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। हम एक यूनिट सेल से क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं? तो हेडिंग बना बेटा क्या? एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का बेटा क्या करने चल रहे हैं? एनालिसिस। तो बेटा सबसे पहले क्या हो सकता है इसमें, आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो? तो पहली बात आप बेटा एनालिसिस करोगे रैंक ऑफ यूनिट सेल। क्या करोगे बेटा? रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल, या बेटा इसको क्या बोलते हैं? क्या इसमें आप लिख सकते हो क्या? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल बेटा ये भी आपको एनालिसिस करने के काम में आता है। बेटा रैंक का मतलब होता है जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना बेटा? किसे करते हैं बेटा? इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? याद रखिए बेटा, इसको जेड से डिनोट करते हैं। दूसरा बेटा आपको क्या एनालिसिस करने को मिलेगा यहाँ पर? दूसरा बेटा आपको करना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपको यूनिट सेल के थ्रू करना होता है। एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन बेटा आपको यूनिट सेल के थ्रू करना होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एटॉमिक रेडियस मिलता है बेटा, और क्या मिलता है इसमें? और बेटा क्या मिलता है इसमें? एज लेंथ मिलता है बेटा। एज लेंथ निकालने का काम में बेटा यूनिट सेल काम में आएगा आपका। और बेटा क्या आएगा आपका? और आएगा बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का काम में आता है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का काम में आता है। तीसरा बेटा आपका आता है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लैटिस निकालने का काम में आता है। डेंसिटी ऑफ लैटिस निकालने के काम में आता है। डेंसिटी ऑफ लैटिस निकालने के काम में हम लोग यूनिट सेल का मदद लेते हैं। चौथा बेटा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के काम में आप यूनिट सेल का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा। और पांचवा बेटा आपका क्या आएगा बेटा? डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल डिस्कस किया जाता है। डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। बेटा 5 प्रकार का आप लोग एनालिसिस करोगे ऑन यूनिट सेल। यूनिट सेल पे बेटा 5 प्रकार का आप लोग क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग। आ जाओ बारी बारी समझ लेते हैं क्या चीज क्या होता है, ठीक है ना? पहले हम लोग रैंक निकाल लेते हैं, या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। बेटा बहुत जरूरी है बेटा ये चीज निकालना, ठीक है ना? आ जाओ देख लेते हैं क्या होता है। याद रखिए बेटा 5 चीजें आप लोग को कैलकुलेट करनी होती है कि यूनिट सेल से। आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या है। बेटा देखो रैंक निकाल लेते हैं, रैंक या फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सबसे पहले देखो एससीसी में क्या होता है बेटा? एससीसी में क्या होता है? ध्यान देना बेटा, एससीसी में क्या होगा? एससीसी में होगा क्या बेटा? एक आपके पास ऐसे यूनिट सेल होगा, तो यहाँ क्या होगा बेटा? पार्टिकल जो होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल, वो रखे गए होंगे कहाँ पर बेटा? रखे गए होंगे कॉर्नर पे, सिर्फ इस तरह से कॉर्नर पे रखे गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखे बेटा? कॉर्नर पे रखे गए होंगे। तो अगर बेटा आप ध्यान से देखो तो एक कॉर्नर पे कितना हिस्सा आ रहा है एक स्फीयर का? ये यहाँ मान लीजिए कि बेटा हर जगह एक स्फीयर रखा गया, तो आप देखेंगे सर इतना हिस्सा आ रहा है, जितना मैं ये सेट कर रहा हूँ इतना हिस्सा आ रहा है। मतलब क्या बेटा? एक अगर आपका स्फीयर होता है इस तरीके से, तो आधा हिस्सा तो बेटा अगर ध्यान से देखो, आधा हिस्सा तो बेटा पहले से हट गया है। आधा हिस्सा तो पहले से क्या हो गया बेटा? गायब। आधा हिस्सा तो पहले से बेटा यहाँ से क्या है? गायब है। अब आधा हिस्सा गायब है तो बचा कितना पार्ट बेटा? ये बचा है आपका पार्ट कितना? 1/2। अगर ध्यान से कि ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये है ये पॉइंट बेटा। एक बार ऐसे कटा तो कितना हो गया? 1/4। कितना बेटा? 1/4 हो गया। फिर से कटा तो एक बार बेटा ऐसे कटा तो 1 कितना हो गया बेटा? ऐसे काट दिया तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/8 आ जाएगा सीधे सीधे। मतलब एक हिस्से पे कितना पार्ट आ रहा है बेटा? ये जो हिस्सा, ये हिस्सा तो बसा रहा है बेटा, तो ये हिस्सा कितना बेटा? ये हिस्सा बेटा 1/8 है। कितना बेटा? ध्यान रखना 1/8 है। तो बेटा एक कॉर्नर पे 1/8 आ रहा है। एक कॉर्नर पे कितना बेटा? 1/8 पार्ट कवर हो रहा है एक यूनिट सेल का। तो बेटा कितने कॉर्नर बेटा? टोटल 8 कॉर्नर है। तो बेटा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आएगा बेटा इस वाले केस में? सर क्या आएगा सर? टोटल कॉर्नर कितना सर? 8। एक कॉर्नर पे स्पेस कितना सर? 1/8। सर टोटल आ गया 1। कितना बेटा? 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा।
या सीसी बेटा क्या होता है, टोटल एक स्फीयर का जगह लिया जाता है बस, पूरे अगर मिला देंगे सबको तो टोटल एक स्फीयर का जगह ऑक्यूपाई हो रहा है, याद रखिए बेटा। तो रैंक इसका कितना होगा बेटा, इसका बेटा रैंक होता है फर्स्ट, इसका रैंक क्या होता है बेटा, फर्स्ट रैंक होता है। बहुत तेज है, जीत गया, फर्स्ट रैंक आया, याद रहेगा भैया, याद रहेगा ना सबको भाई, कैसे निकाला जाता है ध्यान देना बेटा, बढ़िया से बकायदे बता दे बेटा। इसके इस हिस्से में मात्र 1/8 पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट आने का मतलब हुआ कि 8 कॉर्नर होते हैं, तो पूरे हिस्से अगर मिलाया जाए तो टोटल एक स्फीयर का जगह ऑक्यूपाई किया जाता है, किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट वाला बेटा आपका क्या है बेटा, सर नेक्स्ट वाला हमारा था कौन सा बेटा, EFCC था। और एफसीसी में बात कर लेते हैं कि एफसीसी की रैंक क्या आएगी। तो बेटा एफसीसी की रैंक अगर डिस्कस करनी है तो एक छोटा सा फिर से बना लेते हैं हमने क्यों। एफसीसी में क्या था बेटा कि कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल को जगह दिया गया है हर फेस के सेंटर में। तो सर 6 फेस होते हैं, एक यहाँ होगा, 2 3 4 5, एक सर 1 2 3 4 5, एक सामने तरफ सर 6 रखे बेटा। अब ध्यान देना कि जैसे हमने एक स्फीयर यहाँ रखा तो जस्ट इसके बगल में एक और यूनिट सेल लगा होगा ना, तो जब आपने एक बीचों बीच एक स्फीयर रखा तो आधा इसके पास होगा आधा इसके पास होगा। इसका मतलब हर फेस पर 1/2 पार्ट आ रहा है, हर फेस पर कितना बेटा 1/2 पार्ट आ रहा है, और हर कॉर्नर पर कितना आ रहा है बेटा 1/8 पार्ट आ रहा है। तो टोटल कितना इसमें आएगा नंबर ऑफ एटम, तो आप बताएंगे सर टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल बेटा ध्यान समझाइएगा इसको अगर एग्जाम में आता निकालने के लिए। तो पर यूनिट सेल बराबर कैसे करेंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम एट फेस सेंटर, फेस सेंटर पे कितना रहा वो, प्लस एट अ कॉर्नर वो करना है। तो बस सर फेस पर तो सर 6 फेस है और हर फेस में सर 1/2 आ रहा है, तो सर 6 × 1/2 आएगा, प्लस 8 कॉर्नर है सर, हर कॉर्नर पे 1/8 आ रहा है, तो सर ये होगा, ये यहाँ से तो 3 + 1 = 4। सर टोटल कितना आएगा 4 एटम पर यूनिट सेल आएगा, पर यूनिट सेल आएगा। याद रखिए बेटा इसमें टोटल 4 स्फीयर का जगह लिया जाता है। कितने स्फीयर का बेटा, 4 स्फीयर का जगह ऑक्यूपाई किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा बेटा, 4 स्फीयर का जगह लिया जा रहा है बेटा। इसका रैंक कितना आ गया बेटा, इसका रैंक आ गया 4th रैंक है बेटा। तो मिनिमम स्पेस होता है बेटा इसमें, क्योंकि 4 स्फीयर ले लिया जा रहा है ना, तो सबसे मिनिमम स्पेस होता है इसमें। तो अगर कोई पूछता है कि सबसे कम स्पेस किसमें, तो आप लोग बताइए सबसे मिनिमम स्पेस इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, कोई समस्या हो तो बता देना यार, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अब बात कर लेते बेटा किसका, सर आप बात कर लीजिए आप उसका क्या कहते हैं बीसीसी का, और बीसीसी की बात कर लेते हैं। एक हमने यूनिट से ले लिया, बीसीसी में क्या था बेटा कि कॉर्नर में पार्टिकल को रखा गया इस तरीके से ऐसे, और सर एक पूरा स्फीयर ही जाकर के बीच में रख दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं सर, तो बता देंगे सर। इसमें क्या होगा ना सर, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा सर, सरल है सर, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा पर यूनिट सेल सर, सरल है बहुत सर। क्या आएगा सर जानते हैं सर, क्या कॉर्नर पे कितना आ रहा है सर 8 × 1/8 आएगा सर, और प्लस सर एक पूरा कहाँ है सेंटर में, तो बॉडी सेंटर पे सर कितना है सर बॉडी सेंटर पे कुल 1 है, 1 हो गया किस पर सर बॉडी सेंटर पे, तो सर 1 और 1 कितना आ गया 2, टोटल 2 एटम आएंगे सर आपके कहाँ पर यूनिट सेल में आएंगे। याद रखेंगे बेटा 2 एटम आएंगे पूरा, ठीक है ना। एक तो बेटा बीचों बीच रख दिया गया, एकदम बीचों बीच, किसी टच किए बिना डाल दिया हमने डायरेक्ट बीचों बीच, और बाकी कॉर्नर के मिलाकर एक आ रहा, तो टोटल कितना आ गया 2 बेटा। तो रैंक इसका कितना है बेटा, इसका रैंक आएगा सर सेकंड रैंक, ठीक है सर 2 रैंक आएगा इसका। याद रखिए बेटा किसका, सर बीसीसी का, किसका सर बीसीसी का। ओके ना बच्चों, चलो बहुत से बच्चे आए थे लेकिन कई बच्चे सोने चले गए, आए नींद। कितना नींद आता है यार बेटा, मैं दिन भर ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, 14-15 क्लासेस रहती है मेरी, उसके बाद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बताओ ये भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। पेपर मेरा नहीं है भाई, पेपर आपका है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। ईसीजी का देख लो बेटा, ईसीसी का भी बता सकते हो, आसान है सर, ईसीसी का तुरंत बता देंगे सर, एकदम तुच्छ क्वेश्चन है सर, इतना सा क्वेश्चन है, बता देंगे तुरंत सर। बड़ा इसके लिए एक और इस पर ऐसे ड्रॉ कर ले सर, ठीक है ना। ईसीसी में क्या था बेटा कि कॉर्नर पे पार्टिकल को रख देना है ऐसे, और सर 2 अपोजिट में रखना है। तो सर हमें पता है फेस में तो 1/2 ही पार्ट आता है सर, 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ 1 हो गया सर, कॉर्नर पे 1 टोटल 2 आएगा सर।
सर टोटल तो 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2, तो सर यहाँ से कट गया सर 1 + 1 इज इक्वल टू सर 2 आएगा सर ECC का। सर ECC कितना आएगा सर 2। बहुत सरल हो गया सर, अब तो कर लेंगे तुरंत हम, मजेदार एकदम मस्त तरीके से आप लोग बेटा कर सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। कोई समस्या? हम गुरु हैं। अरे बेटा इस पढ़ना आप लोग, बच्चा पढ़ो, आप लोग मेहनत करो आप लोग। हमारा तो बस यही काम, आपकी अगर कुछ मदद कर पा रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, मैं आपको कुछ मदद कर पाया भाई, ठीक है ना। यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं भाई। ये तो समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, कोई भी दिक्कत है ही नहीं सर। आपसे एक काम करिए सर, रेडियस वाली कहानी बताइए। आप बेटा दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरा वाला क्या बेटा? एटॉमिक रेडियस। रेडियस सर निकालना सिखाइए थोड़ा सा सर। रेडियस और क्या बेटा? सर एज लेंथ का रिलेशन बताइए सर। एज लेंथ का रिलेशन बताइए सर। बेटा एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं ना सर। और बेटा डिस्टेंस, क्या बेटा आपका डिस्टेंस, बेटा इसको डी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक रेडियस, एज लेंथ और डिस्टेंस, ये बता बात करने जा रहा है, ठीक है ना, इस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो देखो बेटा SCC में क्या होता है, याद रखिएगा। SCC में बेटा R बराबर होता है A/2 बराबर D/2। बेटा याद रखिएगा रिलेशन, R बराबर बेटा होता है A/2 D/2। बेटा R क्या है? रेडियस। ये क्या है? एज लेंथ। D क्या है बेटा? डिस्टेंस। दो स्फीयर का डिस्टेंस है। सर ये कहानी कैसे आपने बताया? बेटा मैं बताया नहीं आपको, समझा दे रहा हूँ तुरंत। देखो ये देखो बेटा, देखो बेटा का पार्टिकल कैसे रहेंगे? एकदम पास पास ऐसे रखे गए होंगे इस तरीके से। SCC की बात करो बेटा, कॉर्नर पे ऐसे रखे गए होंगे ना ढेर सारे पार्टिकल। बेटा ध्यान देना, अब होगा क्या बेटा, यहां से यहां तक की जो लाइन होगी, ये पूरी लाइन कितनी किसके बराबर बेटा? A के बराबर होती है ना बेटा? A के बराबर होगी। अगर ध्यान से बेटा ये वाली पॉइंट से इस वाले पॉइंट का लाइन खींचूं मैं ऐसे बाहर, तो क्या दिख रहा है आपको? एक इस पर ऐसे लगा होगा, एक इस पर ऐसे लगा होगा। तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात R, एक R यहाँ हुई, यहाँ से और यहाँ तक एक R यहाँ हुई बेटा। तो यही पूरा लाइन किसके बराबर बेटा? बेटा यही पूरा लाइन आ रहा है सर, ये पूरी लाइन तो दिया A, तो बेटा A बराबर क्या आ रहा है बेटा? बेटा A बराबर आ रहा है 2R। कितना आ रहा बेटा? 2R आ रहा है कि नहीं बताओ। और बेटा आपको पता है कि दो रेडियस को मिलाकर के डायमीटर बनता है। डायमीटर बराबर होता है ना बेटा 2R। तो बेटा ये किसके बराबर हो गया? D के बराबर हो गया। हुआ कि नहीं बताओ। तो बेटा R बराबर क्या है? इन दोनों को देखोगे तो R बराबर क्या बनेगा? सर R बराबर बनेगा A/2। इन दोनों को देखोगे तो R बराबर क्या बनेगा सर? सर यहाँ से R बराबर क्या बनेगा सर? D/2। तो क्या बन सकता है बेटा टोटल R बराबर क्या? R बराबर बन सकता है A/2 बराबर D/2। बताओ अब समझ में आया कि नहीं? ये कैसे आया, कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं भैया? बता दो एक बार। क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा सर। सब पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा मेन बेटा रुझान जो होता है ना बेटा, ऑनलाइन पर तो होता ही नहीं ज़्यादा। मैं कोशिश करता हूँ ऑफलाइन बच्चों को, क्योंकि मैं वहाँ पर उनको ज़्यादा तरीके से पढ़ा सकता हूँ अच्छे से। ऑफलाइन तो मैं मदद करने आया बेटा बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों का, कि थोड़ा उनका मदद हो जाए। बाकी ऑफलाइन क्लास बेटर है बेटा आप लोगों के लिए। ऑफलाइन क्लासेज आप हमारे यहाँ के ज्वाइन करिए, मैं आपसे यही कहूँगा। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं तो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं भाई, जबरदस्ती तो नहीं उठा लगाएंगे ना घर से आपके। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो बेटा देखो एटॉमिक रेडियस में पहले वाले का सिस्टम आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड वाले का, देखते हैं बेटा सेकंड किसका, नोट कर लेना चलो ध्यान से कैसे किया जा रहा है ये सब चीज़ें, और देख लेते हैं आगे। बेटा दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरा वाला बेटा क्या आपका? दूसरा बेटा आपका आएगा FCC का, या मान लो BCC का आता है बेटा। BCC वाले का अगर आता है बेटा, तो R बराबर बेटा होता है √3/4A। क्या होता है बेटा? R बराबर √3/4A। और बेटा D बराबर होता है √3/2A। याद रखना बेटा ये फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, याद रखिए बेटा। R बराबर होता है √3/4A और D बराबर होता है बेटा √3/2A, √3/2A। तो R रेडियस और डिस्टेंस या डायमीटर जो बोल सकते हो उसका रिलेशन ये है बेटा, याद रखिएगा सभी लोग, सभी लोग याद रखिएगा। सर ये कैसे हुआ प्रूफ? सर ये मेरे को समझ में नहीं आया सर। नहीं आया तो चलो भैया मैं कर दे रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है? आओ बेटा कर दे रहा हूँ। कैसे देखो, एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं, समझा रहा बेटा ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना सर।
देखो सर कैसे है, ध्यान देना। तो अगर बीसीसी की बात कर रहे हैं सर, तो एक तो पार्टिकल सर यहाँ रखा होगा ऐसे, बहुत बड़ा बना लिया सर पार्टिकल आपने, यहाँ रखा होगा सर। और एक बेटा एक बीचों बीच में ऐसे टच होगा बेटा, जस्ट इस कॉर्नर पे रखा होगा, ऐसा रखा होगा मान लो, ठीक है ना। जैसे बेटा ये अगर इस कॉर्नर पर रखा होगा तो एक बीच में ऐसे पार्टिकल एकदम जस्ट उस कॉर्नर में ऐसे रखा होगा, ठीक है ना। इस कॉर्नर से मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, इस तरह समझो ध्यान, इस कॉर्नर से मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से इसको समझो। तो ये आपस में इस तरीके से अटैच में है, ठीक है ना, इस तरीके से आपस में अटैच में रखे गए हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक लाइन खींच लेता हूँ मैं, तो क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से यहाँ तक की लाइन में क्या आ रहा है आपको सर, इस तरीके से एक स्फीयर आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है और सर एक ऐसा आ रहा है। सर यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन आ रही है सर, वो बराबर किसकी आ रही है सर, 4r के बराबर आ रही है सर। किसके बराबर है बेटा, 4r के बराबर आ रही है। तो बेटा सबसे लंबी लाइन है ना बेटा, डायगोनल की तरह दिख रही है। तो बेटा होता क्या है, अगर आप चलना शुरू करोगे बेटा, कितना है, इसको चलोगे यहाँ से तो 1 2 3 3 बार चलोगे तब आप जाकर यहाँ पहुँचोगे। तो बेटा इसमें अगर आप एक इसको क्यूबाइड मान लो, क्यूबाइड मान लो इसमें, तो बेटा डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लो बेटा, ठीक है ना। लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर बेटा, हाइट का स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 16r स्क्वायर इज इक्वल, आ जाएगा नहीं बेटा, बताओ, बिल्कुल आएगा सर। बेटा यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, 3/16 ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बेटा आर बराबर आ जाएगा आपका, देखो बेटा पूरा प्रूविंग हो रहा है बेटा, ध्यान देना, इस चीज को आता है एग्जाम में। आर बराबर बेटा क्या आ जाएगा आपका सर, रूट में आ जाएगा 3/16 ए स्क्वायर आ जाएगा। सर आप जब इसको रूट से खाली करेंगे, सर जब इसको रूट से खाली करेंगे तो यहाँ सर मिलेगा आपको क्या, आर बराबर सर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से आर बराबर मिलेगा रूट में 3/4 ए मिलेगा। तो देखो क्या यही चीज मैं लिख रहा था क्या आपको, पहले यही चीज लिखा था क्या, आर बराबर यही आएगा। ये देखो आर बराबर रूट में 3/4 ए आया क्या, यही चीज देख लो बेटा, यही चीज तो आया, यहाँ पर प्रूफ हुआ है, आर बराबर रूट में 3/4 ए, ठीक है ना। और आपको ये पता है बेटा, अगर आप यहाँ से ये चीज निकाल लेते हो तो आपको ये भी पता है क्या कि आर बराबर क्या होता है बेटा, आर बराबर क्या होता है बेटा सर, आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और क्या। तो बेटा आर और d/2 होता है, तो d के टर्म में अगर आप निकालने जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहीं पर आर बराबर सर ये रख दीजिए, सर क्या मिल जाएगा, d/2 बराबर रूट में 3/4, सर 2 से 2 ये कट जाएगा आपका a, तो सर d बराबर आ जाएगा रूट में 3/2 a। बेटा ये देखो यही चीज तो आ रहा था, ये चीज तो दोनों चीजें आप प्रूव कर सकते हो ध्यान से, अगर प्रूव करने की कोशिश करोगे तो प्रूव भी करवा दे रहा हूँ आपका, ये सब चीजें आई कहाँ से, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं किसके लिए, यही सेम चीज एफसीसी बात कर लेते हैं, किस पर सर, एफसीसी पर बातचीत कर ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ाते बेटा, ये देखो फॉर्मूले सब लोग नोट कर लेना, फॉर्मूले ध्यान रख लेना अपना, ठीक है ना। बात कर ले बेटा किस पर, एफसीसी बात कर ले रहे हैं, एफसीसी के लिए बातचीत कर ले रहे हैं बेटा। एफसीसी में क्या होता है ध्यान देना, एक ऐसे आपका क्यूब होगा, पार्टिकल बेटा देखो कहाँ रखा, यहाँ रखा गया होगा, यहाँ रखा गया होगा और यहाँ रखा गया होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से पार्टिकल रखे गए होंगे, इस तरीके से पार्टिकल रखा गया होगा बेटा। ध्यान देना बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन में ध्यान से देखेंगे आप, तो ये पूरा लाइन बेटा जो डायगोनल बन रहा है बेटा, इसका बेटा जो डायगोनल बना, तो आपको याद दिला रहा है बेटा, राइट एंगल का ऐसे दिखला रहा है क्या, ध्यान देना बेटा, ये लाइन ये पूरा देखो ऐसा दिखाई रहा बेटा, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल अगर देखा जाए बेटा तो ये लाइन भी तो ऐसी आ रही ना, आर 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 आर, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना आ रहा है, 4r आ रहा है। तो डायगोनल कितना है बेटा, 4r है, और ये a है और ये a है। हो गया सर, काम निकाल लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे सर। 4r का स्क्वायर बराबर सर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सर, 16r स्क्वायर इज इक्वल सर 2a स्क्वायर सर, 2 से मर गया सर, तो 8r स्क्वायर सर इज इक्वल a स्क्वायर सर, तो r स्क्वायर इज इक्वल क्या सर, a स्क्वायर बाई 8 आएगा सर, तो r इज इक्वल क्या सर, सर r इज इक्वल क्या होगा बोलो सर, सर r इज इक्वल हो जाएगा क्या सर, रूट में, ओके सर रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुकिए सर, क्या हो जाएगा सर, सर r बराबर हो जाएगा सर रूट में a स्क्वायर बाई 8, तो सर यहाँ से आ जाएगा a अपॉन में, सर 8 को सर 4 इंटू 2 ले सकते तो 2√2 आ जाएगा सर। बेटा r बराबर ये आ गया, यार ना बेटा ये एफसीसी के लिए r बराबर ये आता है, एफसीसी के लिए r बराबर बेटा ये आएगा, एफसीसी के लिए बेटा r बराबर ये चीज आपका आएगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चा लो। r बराबर क्या आएगा, a/2√2 आ जाएगा। अब सर अगर r ये आ गया तो सर d भी निकाल लीजिए, तो बेटा d निकाल ले रहे तो बेटा d बराबर क्या होता है, 2r होता है क्या, तो बेटा 2r होता है, तो चलो कर लो,
2 इंटू ए 2√2। सर आर की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिया, 2 से 2 मर गया तो बेटा डी बराबर कितना आ गया, a/√2। a/√2 आ जाएगा बेटा, याद ना बेटा डी बराबर क्या आ जाएगा, a/√2। तो यहाँ से बेटा आर आ गया, यहाँ से आपका डी आ गया। तो रिलेशन आप लोग निकालना जानते रहना बेटा, कैसे रिलेशन निकाला जाता है, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं हो सकता आपको, कोई भी समस्या बच्चों नहीं है, ठीक है ना बच्चों। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते बेटा। यहाँ तक की चीजें तो समझ में आ गई होंगी बेटा। अब बात क्या कर लेते हैं हम लोग, डेंसिटी की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात करें बेटा, डेंसिटी की बात कर ले रहे हैं। ध्यान देना बेटा, वो भी एक फॉर्मूला है, उसमें न्यूमेरिकल आता है बहुत ढेर सारा। और डेंसिटी की बात कर ले रहे हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ लैटिस की बात कर ले रहे हैं बेटा। देखो डेंसिटी को डिनोट करते बेटा किससे, रो से। बेटा किससे डिनोट करते बेटा, रो से डिनोट करते। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। याद रखिए बेटा, होता क्या है सर, बेटा जानते हो डेंसिटी बराबर, आप लोग फार्मूला जानते हो, डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, मास बाई क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। मास अपॉन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। मास अपॉन क्या होता है भैया, वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फार्मूला। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका रिलेशन बनाइए। क्या होगा सर, तो बेटा इसका रिलेशन बनाना है तो ध्यान देना क्या होगा, मास जब निकालने जाएंगे बेटा तो मास बराबर हो जाएगा बेटा क्या, रैंक ऑफ यूनिट से लेना पड़ेगा आपको बेटा, रैंक ऑफ यूनिट से लेना पड़ेगा। जो यूनिट चले उसकी रैंक आपको पता करनी पड़ेगी पहले, और बेटा इनटू करना पड़ेगा क्या, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास ऑफ वन एटम से क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। याद रखिए बेटा, अब मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं बेटा, तो देखो बेटा मास ऑफ वन एटम का फार्मूला याद रखना। मास ऑफ वन एटम का फार्मूला होगा बेटा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बेटा यम बोलते हैं इसको, अपॉन में एवोगाद्रो नंबर बेटा, Na। बेटा एवोगाद्रो नंबर अपॉन में आएगा बेटा, Na का मतलब क्या होता है बेटा 6.023 10^23। याद रखिए बेटा, Na की संख्या बेटा इतनी वैल्यू होती है, ये भी याद रखिएगा। तो बेटा मास ऑफ वन एटम इतना, तो अब ये पूरी वैल्यू उठाकर अगर ऊपर शिफ्ट किया जाए तो बेटा ध्यान देना क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर ऊपर शिफ्ट करें तो सर ऊपर से शिफ्ट करके बनेगा क्या, रो बराबर सर मास, मास क्या सर, रैंक ऑफ यूनिट सेल मतलब सर जेड, इनटू मास ऑफ वन एटम मतलब सर ये पूरा फॉर्मूला यम, अपॉन में सर वॉल्यूम किसका सर, वॉल्यूम बेटा क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम होता है बेटा ए क्यूब, इनटू बेटा क्या है Na। बेटा ये फॉर्मूला बन करके तैयार होता है। याद रखिए बेटा ये फॉर्मूला होता है किसी क्रिस्टल की लैटिस को निकालने के लिए, किसी लैटिस का डेंसिटी निकालने के लिए, किसी लैटिस का डेंसिटी निकालने के लिए बेटा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जहाँ बेटा जेड क्या होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल होता है बेटा, यम क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा, Na क्या होता है बेटा, एवोगाद्रो नंबर होता है बेटा, और सर ए क्या होता है बेटा, सर ए होता है एज लेंथ, जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना डेंसिटी के लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ओके बेटा। अब बेटा अगला टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला टॉपिक बेटा आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा। अगला टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, है ना बच्चों, किसी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। चलो बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत देर तक जगे हैं, बहुत देर तक जगे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। मजा आ गया बच्चों आज का पढ़ा कर सेशन। पढ़ाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन बहुत से बच्चे अब सोने चले गए हैं, बहुत से बच्चे सोने चले गए हैं। तो हम सोच रहे हैं इस क्लास को अब एंड किया जाए। यहीं से बच्चों आगे क्लास कल चलाएंगे, थोड़ा कल क्लास अर्ली स्टार्ट होगी, सभी लोग याद रखिए, सभी लोग शेयर करिए सेशन को बहुत अच्छे तरीके से। कल क्लास में थोड़ा जल्दी स्टार्ट होगा, 1 घंटा बिफोर स्टार्ट करूंगा, और कल 2-3 क्लासेज एक साथ मर्ज करके सोचूंगा कि 2-3 चैप्टर और मर्ज करके खत्म कर दिया जाए। और बेटा याद है एक चीज और, कल मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन पहले यहाँ बताऊंगा, सारे चैप्टर के सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिसको खाली टाइम पे आप जब बैठे तो उसको रिवाइज करें, उसको समझें। जो मैं सोच सकता हूँ एक प्रकार का गेस पेपर हो सकता है, आए ना भगवान जाने, बट अपना गेस करने का काम है, गेस करते हैं, फंस गया तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की बेटा सेवा यहीं तक ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सोने चले गए हैं। मेरी इच्छा तो बहुत ही पढ़ाने की, अब 6-7 बच्चे बैठे हुए हैं, तो बेटा बच्चे, एक बच्चा भी हमारे लिए बहुत होता है, बट कल ठीक है बेटा, कल बेटा लाइव क्लास आपकी चलेगी, इसको शेयर करिए सेशन में। और जो बच्चे नए हैं जिनको पढ़ना है तो उनको मैं यही कहूँगा कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। हमारा 9 से लेकर 12 तक की ऑफलाइन क्लास है, बढ़िया बेटा तरीके से हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, बढ़िया फैकल्टी है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी जो नए बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो भी हमारे इस चीज़ का प्रचार प्रसार लोगों में करे भाई। मेहनत हम लोग कर रहे सिर्फ पढ़ाने के लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य हमारा कतई नहीं है, ठीक है सर। इतनी रात को जग के पढ़ा रहे हैं आपको, मेरा इसमें क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है।
आपके अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे हाँ सर ने कुछ किया था। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक का। आप सबको मेरी तरफ से वेरी गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए सब्बा खैर।